मेरी माँ ने कहा कि नहीं, मरने के लिए इसको नहीं भेजूंगी मैं। रोहिताशु तो मर जाता है नाटक में। और उन्होंने एकदम जिद ठान ली कि नहीं। निराला को सच पूछिए तो पहली बार मैंने नीलकंठ निराला नाटक के माध्यम से जाना। मैंने देखा कि 6-6.5 फीट के एक अभिनेता की देह में निराला जब उतरे तो निराला के प्रति जो आकर्षण पैदा हुआ वो आज भी उसी तरह है, उनकी कविताओं के माध्यम से, उनके साहित्य के माध्यम से। मैं पटना छोड़कर दिल्ली आकर कथ्य तलाश करूं ये ज़रूरी नहीं है। अगर मैं करूंगा तो बहुत ईमानदार किस्म की अभिव्यक्ति नहीं हो पाएगी। ताता पीर मनिहारी का जो गल्प रचा गया है इसमें वो लेखक का रचा हुआ गल्प है जो विभिन्न ऐसे दाता पीरों के जीवन से लिया गया है। मैं अपनी छत पर खड़ा होकर देखता था, रात के अंधेरे में एक गाड़ी आई, शाम को एक गाड़ी आई या दिन में ही एक गाड़ी आई। धीरे से कब्रिस्तान का गेट खुला, एक लाश उतारी गई कब्रिस्तान के भीतर, गेट बंद हो गया, गाड़ी चली गई। उस लाश को दफन करने के लिए उसके घर वाले नहीं थे। भोजपुरी में बातचीत हुई, वो सिवान के सज्जन थे। उन्होंने मुझसे पूछा कि कहा कि राउर उपन्यास लेके हम सिवान नहीं हाँ पढ़ा के शुरू के लिए। मैंने पढ़ा था नहीं, एमें डकैती के दृश्य बा। रुआ ये बताएं कि रुआ डकैतियों कैले बनी काजी। विदेशिया कोई शैली नहीं थी, शैली तो भिखारी ठाकुर की थी, जो उन्होंने कलकत्ता में, उड़ीसा में, इधर उधर जा करके जो प्रदर्शन देखे उसको अपने ढंग से ले आए और उसको रिक्रिएट किया। और मैं इसलिए भी गया कि मैं उन लोगों की भी पोल खोलूं जो रात को भोजन कर रहे हैं और वो भोजन पचा हुआ नहीं है और सुबह आप जो है सो तमाशा बतियाते हैं। रात को नहीं पता था आपको कि आप किस अखबार में जा रहे हैं। कितने लोग हैं लेखकों में जिन्होंने जुलूसों में भाग लिया है और उस जुलूस में जिस पर पुलिस की लाठी चली है। प्रात नभथा बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ राख ले लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है, बहुत काली सिलजरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। नमस्कार, स्वागत है आपका संगत में। मेरा नाम है अंजुम शर्मा। आज मेरे साथ जो लेखक हैं वो कहानियाँ लिखते हैं, नाटक लिखते हैं, उपन्यास लिखते हैं और उनकी पहचान जितनी एक कहानीकार के रूप में है उतनी ही एक नाटककार के रूप में भी है। उन्होंने रंगमंच पर बतौर अभिनेता भी काम किया। हाल ही में एक वेब सीरीज़ आई, उसमें भी वो नज़र आए। हालांकि वो उस बात को बहुत स्वीकार नहीं करते हैं कि उस वेब सीरीज़ को कहते हैं कि मत देखिए, लेकिन फिर भी उन्होंने बतौर अभिनेता काम किया और नाटक और कहानी में लगातार उनकी आवाजाही बनी रहती है। इस बीच वो नाटक से कहानी और कहानी से नाटक के बीच में आवाजाही करते हुए किस तरीके से एक दूसरे के साथ सामंजस्य स्थापित कर पाते हैं, ये जानने की आज हम कोशिश करेंगे। और कोशिश ये भी करेंगे कि उन्हें अपनी कहानियों पर, उपन्यास पर, उसकी रचना प्रक्रिया पर बात करना बहुत पसंद है नहीं। क्यों पसंद नहीं है और आज वो बात करते हैं कि नहीं, ये भी हम सब देखेंगे। घर कब्रिस्तान के बहुत पास में है, सिवान में पैदा हुए हैं और जिस ज़मीन पर पैदा हुए उसी ज़मीन पर खड़े होकर उसी की भाषा में कहानियाँ रचते हैं। ऋषिकेश सुलभ, बहुत स्वागत है ऋषिकेश जी। नमस्कार अंजुम, बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने ऋषिकेश बोला तो ठीक बोला हो, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। नाम को लेके हमेशा ये पिता ने मेरा नाम रखते हुए संभवतः ये नहीं सोचा होगा कि दुनिया मेरे नाम के साथ क्या क्या करेगी। क्या क्या होता है नाम के साथ? ऋषिकेश तो अमूमन लोग बोलते हैं। जितने चेक आते थे पहले, अब तो अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है पैसा। अगर 10 पैसा भी किसी को भेजना हुआ, कभी किसी पत्रिका ने 150 दिया तो चेक भेजा तो 10 बार चिट्ठी लिखनी पड़ती थी, उसको सुधरवाना पड़ता था। और भी बहुत सारी घटनाएं होते रहती हैं। नहीं, ये होता है, मेरे नाम के साथ भी होता है। मैं बताता हूँ, मुझे एक बार एक चेक आया था, उस पर लिखा था सुश्री अंजुम शर्मा। हाँ, तो मुझे वापस भेजना पड़ा कि भैया इसको ठीक करके आप तब वापस करें। बिल्कुल। सिवान की आपकी पैदाइश है? जी, सिवान के पास मेरा गांव है। हाँ। लगभग 18 किलोमीटर दूर है। लहेजी गांव है मेरा और बहुत पुराना गांव है, पुरानी बसाहट है और बड़ा गांव है वो। सन 1905 के साबिक सर्वे सेटलमेंट में उसमें 600
से ऊपर घर थे और विभिन्न वर्णों के लोग हैं उसमें, विभिन्न समुदायों के लोग हैं। लगभग 150 उस समय मुस्लिम परिवार थे और आज अब उसकी जनसंख्या, उसके आकार प्रकार के बारे में आप सोच सकते हैं कि जब 1905 में इतना बड़ा गांव था तो अभी उसका विस्तार कैसा होगा। जब आप अपने उस मोहल्ले में बड़े हो रहे थे तो तब की क्या यादें हैं आपके साथ में? बहुत यादें हैं, बल्कि मेरा तो मानना है कि कोई भी लेखक अपने 15-20 साल की ये जो यादें होती है उसी को लिखते हुए मर जाता है। उसके आगे आने की तो उसको आगे आने का समय ही नहीं मिलता। तो बहुत सारी यादें हैं। मेरा जीवन लगातार निरंतरता में 13-14 साल तक गांव में बीता। उसके बाद पिता पटना में ले आए पढ़ाई करने के लिए, लेकिन गांव आना जाना लगा रहा। कई बार तो स्कूल से नाम कटते कटते बचता था, गांव जाने के बाद लौटने की इच्छा नहीं होती थी पटना। बहरहाल उसके बाद पटना रहते हुए भी गांव आना जाना अमूमन महीने 1.5 महीने पर एक बार ज़रूर होता है अभी भी। आपके पिता के बारे में मतलब मैं जितना पढ़ पाया या जो मैं सुन पाया या आप ही के कुछ पुराने वीडियोस या लेखन से मैं जान पाया, वो ये कि वो स्वतंत्रता सेनानी थे जी, लेकिन आज़ादी के बाद राजनीति से वो दूर हो गई या राजनीति उनसे दूर हो गई। कुछ बताइए पिता के बारे में। वे स्वतंत्रता सेनानी थे और शुरू में बिल्कुल आरंभ में उनका झुकाव जो लिबरेशन आर्मी था जो उसकी तरफ था, लेकिन बाद में वो कांग्रेसी हुए और बहुत ही घर द्वार सब कुछ छोड़ करके जो लोग स्वतंत्रता आंदोलन में जुड़े हुए थे वैसे लोगों में थे। मेरी बहन की पैदाइश 29 अगस्त की है 42 में। मेरी माँ गर्भवती थी, उन्हें लेकर वे पटना आ गए और उनके रिश्ते के एक भाई थे, उनके यहाँ रखा उन्होंने। और तब तक 9 अगस्त सामने था और आंदोलन शुरू हो गया। ये उस आंदोलन में अपना लगे रहे, फरार हो गए। कुछ दिनों बाद इनको पता चला कि बेटी हुई है और पटना में। फिर उस रिश्तेदार के यहाँ पहुँचे, उन्होंने बहुत डांटा कि तुम कैसे गैर जिम्मेदार आदमी हो, पत्नी को गर्भवती यहाँ छोड़ गए, फिर खबर लेने नहीं आए कि संतान क्या हुई नहीं हुई, जीवित है। बहरहाल उन्होंने वो लेकर वापस आए और सिवान पहुँचे। सिवान में मेरे मामा का घर था। वहाँ पहुँचे तब तक कोई ऐसी घटना हो गई कि इनको फिर फरार होना पड़ा। तो इन्होंने मेरी माँ को और बहन को, नवजात बहन को एक बैलगाड़ी में बिठाया, गाड़ीवान को गांव का नाम बताया और कहा कि ले जाओ पहुंचा दो। अब खुद फरार हो गया। जब वो बैलगाड़ी मेरे गांव पहुंची, मेरे घर पहुंची, तो पुलिस खड़ी थी दरवाजे पर और घर की तलाशी चल रही थी और मेरी दादी जो विधवा थी वो दरवाजे पर खड़ी थी, पुलिस तलाश कर रही थी। और ऐसी स्थिति में मेरी नवजात बहन और मेरी माँ का स्वागत किया उन्होंने। तो ये जीवन रहा उनका। लेकिन 47 के बाद उनको लगा कि यह आज़ादी का काम पूरा हुआ और कुछ महीनों के बाद ही उन्हें लग गया कि और राजनीति जिस करवट बैठ रही है ये उनके लिए। ये पूरी जो वाक़या है ये आपको कैसे? ये पिता ने, माँ ने, दादी ने, इन लोग या गांव के और जो दूसरे लोग रहे हैं उनके निकटतम लोग रहे, सुन के ही आदमी इनहेरिट करता है चीज़ों को, अपनी विरासत को जानने समझने का। मैं तो छोटा रहा होऊंगा बहुत, 54-55 का जन्म है, 55 का जन्म है, तो मैं तो बहुत ही छोटा रहा होऊंगा, मुझे क्या तो जैसा सुना वैसा बयान किया। ठीक बात है। अच्छा, जाहिर सी बात है उसके बाद पिता का राजनीति से मोहभंग हुआ। जी। और वो दूर, वो पूरे उससे अलग हो गए और डॉक्टर थे, होम्योपैथ डॉक्टर थे और उसके बाद होम्योपैथिक आंदोलन में लग गए और उन्होंने बिहार में होम्योपैथिक बोर्ड की स्थापना जिन डॉक्टर्स ने की आरंभिक दौर में,
उनमें वे शामिल थे। कई बार वो सारण ज़िला, उस समय सिवान ज़िला नहीं था, उसके होम्योपैथिक एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे, सचिव रहे। तो होम्योपैथिक आंदोलन में वो लगे। उनको लगता था कि कम कीमत में लोगों की चिकित्सा की यह पद्धति है, इसका विकास और प्रचार होना चाहिए, तो उसी में लगे रहे। अच्छा, आपके पिता की पहली भाषा हिंदी नहीं थी? हाँ, दूसरी भी नहीं थी, तीसरी भी नहीं थी। और वो मूलतः उस समय जो पढ़ाई लिखाई होती थी अंग्रेज़ी में होती थी। तो मेरा सवाल ये है, आप वो बताइएगा। मेरा सवाल ये है कि जब पहली भाषा हिंदी नहीं थी, दूसरी तीसरी भी नहीं थी, तो उसका आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा था? देखिए, हिंदी उनकी पहली भाषा नहीं थी, ये सच है कि अंग्रेज़ी अखबार भी वो अंग्रेज़ी का ही पढ़ते थे, लेकिन वो साथ साथ हिंदी भी पढ़ते थे। उन्होंने मुझे माधुरी, चाँद, कर्मयोगी, योगी, इन तमाम पत्रिकाओं की फाइलें सौंपी। जब मैं थोड़ा बहुत पढ़ने की रुचि मेरे भीतर जगी, और मैं जब इंटरमीडिएट में था, मैट्रिकुलेशन के बाद, उन्होंने इन तमाम पत्रिकाओं की फाइलें सौंपी। जो पटना के 75 की बाढ़ में जो चीज़ें नष्ट हो गई, उनको मैं बचा नहीं पाया, जिसका मुझे अफसोस है। वो एक प्राकृतिक आपदा थी पटना में, जिसमें सारी चीज़ें नष्ट हो गई, उन्होंने सौंपी। तो वो पढ़ते थे, वो संस्कृत भी पढ़ते थे, और दूसरी भाषा उनकी एक तरह से उर्दू थी। अंग्रेज़ी के बाद उर्दू, संस्कृत और फिर हिंदी। चूँकि हिंदी समाज की भाषा थी, तो इसलिए वो हिंदी। और वो क्या मूल्य रहे होंगे एक पिता जो जिन्होंने आज़ादी पूर्व भारत भी देखा और आज़ादी के बाद का भारत भी देखा, तो जाहिर सी बात है वो मूल्य आपके भीतर आते हैं और वो बदलते भी रहते हैं जब आपको लगता है कि जिस समाज की हम इच्छा कर रहे थे वो हमको नहीं मिल रहा है। तो और वही मूल्य धीरे धीरे बच्चों में स्थानांतरित भी होते हैं। 20 वर्ष की उम्र में, 75 में, जब हम स्वतंत्रता की 25वीं वर्षगांठ मना रहे थे सन 1972 में, केंद्र सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन की योजना लागू की, और उसी समय से ये पेंशन शुरू होता है। मेरा एक दोस्त था, उसके पिता कमिश्नरी में काम करते थे। उसने मुझे बताया कि तुम्हारे पिता तो स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, उनको कहो वो फॉर्म भर दें। मेरे पिता ने भरा है और उनका होने जा रहा है, उनको पेंशन मिलेगा। तो मैंने पूछा कि तुम्हारे पिता तो थे नहीं। तो कहा कि उससे क्या हुआ, सब सर्टिफिकेट बन जा रहा है और सब मिल रहा है। तो मैंने कहा फॉर्म ला दो। फॉर्म लेके आया, मैं अपने पिता के पास गया, मैंने पिता को वो फॉर्म दिया। उन्होंने पूछा क्या है, मैंने उनको बताया ऐसा ऐसा है, और उन्होंने मुझे मारा। जिस पिता ने कभी मुझे नहीं पीटा था, उसने मुझे एक तमाचा मारा और उठ के खड़ा हो गए और रोने लगे, भावुक हो गए, रोने लगे। इसी के लिए मैंने इतने वर्षों तक अपना जीवन दिया, और फिर तुमको क्या इसी योग्य बनाना था मुझे। तो इस तरह से कोई भी पिता, माता पिता या समाज या आपके निकट लोग जहाँ आपका पालन पोषण हो रहा है, ये सब कुछ मिलजुल करके एक आपके व्यक्तित्व का निर्माण होता है, आप पे असर पड़ता है। बहुत सारी घटनाएं होती हैं जीवन में, वो उसमें से आप अपने लिए क्या चुनते हैं, क्या धारण करते हैं, कौन सी चीज़ आपके जीवन में आपके साथ चलती है, कौन सा जीवनानुभव आपको कितना संपन्न करता है, ये सब अलग अलग निर्भर करता है। ठीक है, पिता के बारे में तो हमने जाना, माँ के बारे में कुछ बताइए। माँ मेरी शुद्ध ग्रामीण थी और कैथी लिखती थी, कैथी लिपि में चिट्ठियाँ वगैरह लिखती थी। अब बहुत सुमधुर कंठ की स्वामिनी थी वो जब गाती थी, उनकी टांसदार आवाज़ आज भी मेरे कान में गूंजती है। और दूध के साथ उन्होंने मुझे गीतों के बोल, गीतों का संस्कार, लोकगीतों का ये पिलाया है मुझे। मैं सिर्फ उनके दूध से पालित पोषित नहीं हुआ हूँ। वाह। तो जो मेरे काम पर उसका बहुत असर है, जो भी मैंने काम किया है, ख़ास तौर पर गल्प में भी आपको वो दिखेगा, नाटक में भी आपको वो दिखेगा कि उन्होंने एक, जिसको कहा जाए हमारा जो लोक जीवन है, उसका जो कलात्मक पक्ष है,
और उससे जुड़ करके जीवन जीने का जो हुनर है वो हुनर सिखाया उन्होंने। तो आप पढ़ने लिखने के लिए फिर वहाँ से अपने गांव से बाहर निकले और आप पटना की तरफ आए। जी जी जी। इस पूरे दौर में जब पटना में आप आ गए और आप पढ़ाई वहाँ पर कर रहे थे, साहित्य कहाँ था? देखिए, चूँकि पिता लगातार पढ़ते थे और उन्होंने मुझे पढ़ने का संस्कार उन्होंने डाला, पुस्तकें पढ़ने के लिए उन्होंने प्रेरित किया और मैं पढ़ता रहा। और मुझको लगता है कि एक बड़ा जो योगदान है, मेरे गांव में एक लाइब्रेरी पुस्तकालय था, वो नवयुग पुस्तकालय। एक समय में बिहार के गांव में पुस्तकालय आंदोलन बहुत तीव्र था, बहुत तेज़ था, और लगभग हर गांव में नहीं तो जो बड़े गांव थे या अच्छी जनसंख्या वाले गांव थे, छोटे गांव में भी रहा होगा, पुस्तकालय थे और सरकार उनको अनुदान देती थी। बाकायदे एक रेडियो आया था जिस पर रोज़ शाम को 7:30 बजे प्रादेशिक समाचार लोग पुस्तकालय में एकत्र होकर सुनते थे। तो उसी पुस्तकालय में मुझको संस्कृत पढ़ाने वाले शिक्षक थे पंडित बब्बन मिश्र जी, वही वो पुस्तकालय चलाते थे। तो देखा उन्होंने कि इसमें थोड़ा पढ़ने उड़ने का संस्कार है, तो किताबों की देख रेख करना, उनको झाड़ पोंछ के लिए का जो एक महान काम था जो उन्होंने मुझे सौंपा, वो उस समय के लिए बड़ी बात थी। पुस्तकें किसी एकदम बच्चे को सौंप देना कि लो तुम इसकी देख रेख करो, ये बड़ा दायित्व था मेरे लिए और मैं बड़ा प्रेरित हुआ, इससे पढ़ना शुरू किया। मैंने उसी लाइब्रेरी में महिला आंचल पढ़ा, मैंने उसी लाइब्रेरी में विभूति भूषण बंदोपाध्याय के उपन्यासों का रूपांतरण पढ़ा, मैंने गोरा पढ़ा, मैंने बहुत सारी पुस्तकें पढ़ी वहाँ। अच्छा, आपका नाम क्या शुरू से ऋषिकेश सुलभ ही था? ऋषिकेश सुलभ पिता ने नाम तो नहीं रखा था, ऋषिकेश रखा था। हाँ। बाद में मैंने ये सुलभ लगाया। क्यों? उस समय एक दौर था, एक फैशन था इस तरह के शब्द नामों का युग्म बनाना और तखल्लुस रखना, तो उसी में हो गया होगा। और ऐसा हुआ कि आप पूरे पटना के लिए सुलभ भैया हो गए? ये होता क्या है कि ये तो आपकी आत्मीयता, लोगों की आत्मीयता, आपका हाँ। जो व्यवहार है, हाँ। वो इस तरह। हाँ। और आज हमारे लिए भी एक ही फ़ोन कॉल पे आप सुलभ हो गए, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। वरना कई बार इंटरव्यू करने में बड़े दुर्लभ किस्म के अनुभव होते हैं। मैं आकाशवाणी में रहा हूँ और इस पेशे से जुड़ा रहा हूँ। हाँ। तो इस पेशे के दुख दर्द और सुख, इसका जो रचनात्मक सुख है वो, और इसकी पीड़ा से भी परिचित हूँ। पहली कहानी छपती है आपकी कहानी पत्रिका में। जी, वापसी प्रेमचंद के बड़े सुपुत्र शिपत राय उस पत्रिका के संपादक थे। अब बहुत सुरुचि संपन्न और कहानी विधा के जानकार थे वे। लेकिन शुरू में कहानी तो नहीं ही लिखी होगी, कुछ और भी लिखा होगा? नहीं, कहानी से ही मेरा शुरुआत। हाँ, कहानी से ही शुरुआत। आमतौर पर क्योंकि लोग कविता से शुरुआत मुझको जहाँ तक याद है एक आध कविताएं लिखी होंगी, लेकिन कविता की तरफ वैसा झुकाव पढ़ने को लेकर के हुआ बाद में बहुत सघन। आज भी आपको ये जानकर शायद आश्चर्य हो कि मैं सबसे ज़्यादा कविताएं पढ़ता हूँ, गद्य बहुत कम पढ़ता हूँ। और मेरा मानना है कि अच्छा गद्य, ये किसी दूसरे का कथन है जिसको मैं अपने लिए बार बार दोहराता हूँ, अच्छा गद्य कविता तक पहुँचने की कोशिश है। कविता ना हो, कविता हुई तो फिर खेल खत्म हो जाएगा, लेकिन कविता तक पहुंचने की कोशिश ही अच्छा गद्य है। आप बहुत ज़्यादा जब कविताएं पढ़ते हैं, उसका असर क्या आपके गद्य लेखन पर आता है? आता होगा, आना भी चाहिए। हम जो जीवन जीते हैं, हम जो पढ़ते हैं, हम जिस तरह के समाज में रह रहे हैं, उसका असर आना चाहिए। तो कविताओं का अगर असर आता है तो उससे मुझे लाभ ही हुआ है। भाषा में क्योंकि दिखता है, वो भाषा में कई जगह पर वो दिखलाई देता है, बहुत काव्यात्मक भाषा कई जगह पर, खासकर उपन्यास। लेकिन मुझे लगता है कि कविता पढ़ने से काव्यात्मक भाषा आपकी हो जाए, ये ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो कई कवियों की
कि भाषा सचमुच काव्यात्मक होती, जबकि वे कविता ही लिखते पढ़ते हैं, जबकि उनकी खुद की भाषा काव्यात्मक नहीं है, उनकी कविता नहीं है वहाँ। तो इस तरह यह जरूरी नहीं है, लेकिन चलिए वापस मैं पहुंच रहा हूँ पटना ही। और जब आप कॉलेज में पहुंचते हैं और पटना में रहना शुरू करते हैं, रंगकर्म से या रंगमंच से किस तरीके से आपका जुड़ाव होता है? मेरा जुड़ाव ग्रामीण रंगमंच से था, गांव से आने से पहले। और जैसा कि मैंने बताया पुस्तकालय के बारे में कि उसी तरह ग्रामीण रंगमंच एक दौर में बहुत ही ताकतवर था बिहार में। और जो भी थोड़ा सा भी साधन संपन्न गांव थे, या साधन संपन्न न भी कहें, उसको ऐसा कहें कि जिस गांव के लोग पढ़ लिख कर थोड़ा बाहर चले गए थे और कुछ पैसा कमा रहे थे, वे जब पर्व त्योहारों के अवसर पर आते तो गांव में नाटक करते। उत्सव धर्मी रंग परंपरा थी, तो मेरे गांव में नाटक होता था। और मुझे बहुत ही रोचक है कि सत्य हरिश्चंद्र में रोहिताश्व की भूमिका मिली मुझे। और मैं अपनी माता पिता की बहन के बाद अकेला 13 साल के बाद मैं पैदा हुआ था। तो मेरी माँ ने कहा कि नहीं, मरने के लिए इसको नहीं भेजूंगी मैं, रोहिताश्व तो मर जाता है नाटक में। और उन्होंने एकदम जिद ठान ली कि नहीं, ये नहीं करना। उनको बहुत समझाया बुझाया गया, पिता ने बहुत समझाया, तो बहुत मुश्किलों से वे तैयार हुई कि मैं रोहिताश्व बनूं। लेकिन वो नाटक देखने नहीं गए। उन्होंने कहा कि मैं मरे हुए बेटे को नहीं देख सकती। तो इस तरह से गांव के रंगमंच से मेरी शुरुआत होती है। और कीचकवध, श्रीमती मंजरी, ये सब उस समय के ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाले नाटक थे। नाटकों में मैंने काम किया। फिर पटना आया तो पटना में भी थिएटर किया। और आपको रामेश्वर सिंह काश्यप का नाटक है नीलकंठ निराला, इसका मंचन मैंने देखा। प्यारे मोहन सहाय जो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के पहले बैच के स्नातक थे, वे इसमें निराला की भूमिका कर रहे थे। और निराला को सच पूछिए तो पहली बार मैंने नीलकंठ निराला नाटक के माध्यम से जाना। मैंने देखा कि 6 साढ़े 6 फीट के एक अभिनेता की देह में निराला जब उतरे, तो निराला के प्रति जो आकर्षण पैदा हुआ वो आज भी उसी तरह है, उनकी कविताओं के माध्यम से, उनके साहित्य के माध्यम से। तो इस तरह से नाटकों की दुनिया पटना में शुरू हुई। शुरू तो नाटकों की दुनिया हुई, लेकिन लिखी आपने पहली कहानी? लिखी पहली कहानी। ये क्यों? मतलब कहानी आज भी मैं मानता हूँ कि मेरी मूल विधा है। कथा कहना मुझे सबसे ज़्यादा रोचक लगता है, चैलेंजिंग भी लगता है और मज़ा भी आता है। कथा कहने में जो मज़ा है, उसमें जो यात्राएं होती हैं, उसमें आप कई अनजाने रास्तों की यात्रा कर सकते हैं जो नाटक में नहीं कर सकते। नाटक एक तकनीकी विधा भी है। तो इसलिए आपकी एक कहानी जिसको खूब चर्चा जिसकी हुई, खुला, जी, उस कहानी की हुई। और फिर वसंत के हत्यारे एक कहानी आई। जी। मतलब अगर आप किससे पूछें कि ऋषिकेश सुलभ को आपने पढ़ा है तो वसंत के हत्यारे का नाम ज़रूर लेता है। ऐसा क्यों है ऋषिकेश जी? जब मैं आपकी कहानियाँ पढ़ता हूँ तो उसमें हत्याओं का जिक्र जो है बहुत ज़्यादा आता है। उपन्यास में तो आता ही आता आपको नहीं लगता ऐसा कि हम एक हत्यारे समाज में जी रहे हैं? हम एक ऐसे समाज में जी रहे हैं जहाँ हर क्षण हत्या हो रही है और निरपराध लोगों की हत्या हो रही है। यह एक रूपक की तरह है। और मुझको लगता है कि हमारा पूरा समाज जो है धीरे धीरे हत्यारे समाज में बदलता गया है। अगर हत्या बार बार किसी न किसी रूप में, किसी न किसी कारण से अगर वो सामने उसका दृश्य आ रहा है, उसकी घटना आ रही है, या हत्यारे आ रहे हैं आपकी कहानी में, उपन्यास में, तो उसका यही कारण है। जिस रूपक की आप बात कर रहे हैं, वो रूपक आपके जहन में या आपके लेखन में कहाँ से उतरते हैं? जाहिर सी बात है वो रूपक उस क्षण में लाने का भी कोई क्षण होता होगा कि मुझे यहाँ पर ये इस रूपक का प्रयोग करना है। वो कैसे तय होता है एक कहानीकार के तौर पर? मेरे लिए अपनी रचना में, कहानी में प्रवेश करना
उसका कोई रास्ता तय नहीं है कि मैं कैसे प्रवेश करूं। कभी विचार, कभी कोई घटना, कभी कोई पात्र, कभी कोई क्षण विशेष, ये मेरे लिए रास्ता बनता है और मैं अपनी रचना में प्रवेश करता हूँ। तो हत्या का रूपक बना करके कहानी लिखना शुरू करूँ, ऐसा संभव नहीं होता है ना। मैं लिखने से पहले लिखने का जो फॉर्म है उसको नहीं तय करता। मेरे लिए कंटेंट महत्वपूर्ण होता है। मैं बात जो कहने जा रहा हूँ वह मुझे परेशान करती है, वह मेरी नींद के पीछे, मेरे जागने, मेरे खाने पीने, सोने, चलने, हंसने, बोलने, मेरी तमाम दैनिक क्रियाओं के पीछे वो बात लगी रहती है, मेरा पीछा करती है और मुझे लिखने के लिए मेरे लिए रास्ते बनाती है वही। और फिर मैं उस तरह लिखता हूँ। अब जैसे यह तय करना कि हत्या का रूप, हत्यारा समय है तो हत्याएं ही इसमें हों, ऐसा कुछ नहीं होता है। जीवनानुभव से जब जो समाज का यथार्थ है वो आपके जीवनानुभव से जब टकराता है तो फिर आपका जो कंटेंट है उसके लिए, उसके प्रकटीकरण के लिए, उसके लिखने के लिए अपने आप रास्ते, शिल्प निर्धारित होते जाते हैं। जो रास्ते निर्धारित होते हैं वो, या जो शिल्प अपने आप बनता चला जाता है। मान लीजिए आपको कोई विचार कौंधा, अब उस विचार को संप्रेषित करने में उस दोनों के बीच में काफ़ी कठिनाइयाँ भी आती होंगी, किस तरह के संकट भी आते होंगे। किस तरह के संकट का सामना एक कहानीकार करता है? देखिए, सबसे जो मुझको लगता है कि जीवन का जो दबाव है, या आप उसको इस तरह देखें कि जीवन का जो विस्तार है, जो फैलाव है, उसमें से आपको अपनी रचना के लिए तत्व चुनने होते हैं। करेक्ट। यथार्थ का सारा हिस्सा आप रचना में नहीं डाल सकते। पहले तो यथार्थ चुनने की तमीज़ हर लेखक के पास होनी चाहिए कि यथार्थ का कौन सा हिस्सा है जो हमारी रचना के लिए महत्वपूर्ण है और उसे रचना में आना है। फिर क्या उसे उसी तरह आना है जैसा वो है? अगर वो उसे उसी तरह आना है तो बेहतर है कि अखबार पढ़ा जाए, बेहतर है कि रिपोर्ट्स पढ़ी जाएं। तो फिर लेखक जो है अपने जीवनानुभव से, अपने संस्पर्श से उसको नवीन करता है, नया करता है। जैसे सूर्य रोज उगता है, कोई नई बात नहीं है। हम रोज सूरज को देखते हैं, हम चंद्रमा को आकाश में देखते हैं। बिल्कुल। लेकिन जब किसी कहानी में, किसी उपन्यास में जब सूर्योदय होता है, किसी कविता में, तो वो उस क्षण उस पाठक के लिए नया होता है। उसको ये लगना चाहिए कि वो पहली बार सूर्योदय देख रहा है, पहली बार चंद्रमा को देख रहा है, पहली बार इस वृक्ष को, इस फूल को, इस मनुष्य को, या मनुष्य के ऐसे व्यवहार को देख रहा है। शमशेर की कविता है उषा। प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ राख ले लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है, बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो, स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने, नील जल में गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, और जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। शायद कहीं एक आध शब्द इधर उधर हो गया हो, स्मृति के आधार पर मैंने पढ़ा। आप बताइए कि शमशेर जिस सूर्योदय का वर्णन कर रहे हैं, क्या लगता है कि ऐसा सूर्योदय पहले कभी आपने देखा होगा, मैंने देखा होगा? नहीं। जबकि रोज सूर्योदय हम देखते हैं। ये सारे रंगों के बिंब जो बनाते हैं शमशेर, हम रोज अगर आकाश की ओर देखें उस समय तो हमें दिखेंगे। तो ये लेखक के, कवि के स्पर्श का कमाल है। यानी जितना मैं समझ पा रहा हूँ कि कंटेंट एक जैसा हो सकता है जी, लेखक भाषा के आधार पर खेलता है। सिर्फ भाषा नहीं, जीवनानुभव के आधार पर। आपके जो जीवनानुभव हैं वो उसको नया बनाते हैं।
वो आपके लिए भाषा भी आविष्कृत करते हैं। लेकिन जीवनानुभव जो है हमेशा आपके भोगे हुए हों ये भी ज़रूरी नहीं है? नहीं, मैं भोगे हुए की बात ही नहीं कर रहा हूँ। जीवनानुभव का अर्थ सिर्फ भोगा हुआ नहीं होता है। हाँ, है ना। और भाषा जो है, भाषा तो उत्पाद है मनुष्य का। भाषा जो है, भाषा भी उसी से बनती है, भाषा भी उपजती है। फिर तो इसमें जिस अनुसंधान की ज़रूरत होती होगी जी। लेखक का काफ़ी समय तो उसी में जाता होगा। बिल्कुल जाता है, बिल्कुल तो जाता जब आप कहानियाँ लिख रहे होते हैं, क्योंकि आपकी अधिकांश कहानियाँ का जो लोकेल है वो बिहार है, सिवान बार बार आएगा उसमें, क्योंकि जाहिर सी बात है आपका एक ख़ास लगाव वहाँ से है, वहीं पैदा हुए और पटना में रहकर ही आप लिखते भी हैं जैसा कि आपने बताया। तो कभी ये लगता नहीं है कि ये तो मेरे सामने ये हत्या हुई, ये डकैती हुई, है ना, या फिर मेरे सामने इन लोगों को मैंने प्रेम करते हुए बड़े होते हुए इनको मैंने अपने सामने देखा, या इस कब्रिस्तान को मैं बचपन से लेकर अब तक देख रहा हूँ मिसाल के तौर पर, तो मैं इसको किस भाषा में कहूँ या फिर किस पॉइंट पर कितना उसमें रिसर्च करूँ कि ये एकदम यथार्थ लगने लगे, कल्पना लगे ही ना। अंजुम, एक बात तो ये कि सिवान बार बार आता है, गांव बार बार आता है, आप जाएं, जब तक आप स्थानीय नहीं हो सकते तब तक आप सबके नहीं हो सकते। वाह, है ना। तो कहते हैं ना ग्लोबल होना। हाँ, ग्लोबल होने के लिए, मैं ग्लोबल होने के लिए की बात नहीं कर रहा अपने लिए, लेकिन ग्लोबल होने के लिए लोकल होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ये यहीं पर सवाल क्योंकि आ रहा है वो छूट जाएगा, आप दोनों का जवाब दे दीजिएगा। जैसे बिहार मान लीजिए, या जो लोकल होना, स्थानीय होना ज़रूरी है जैसा आपने बताया, ठीक है, वो आपकी पहचान है, लेकिन क्या कभी कभी वही पहचान आपकी सीमा नहीं बन जाती है? हाँ, बन जाएगी। सीमा तब बन जाती है, जो दूसरा आपका प्रश्न था उसका उत्तर भी इसमें शामिल है, कि जब आप यथार्थ को उठाकर, मैं फिर अपनी बात दोहरा रहा हूँ, उस पर ध्यान दीजिएगा, कि जब आप यथार्थ को उठाकर हूबहू रचना में रखेंगे, जब आप शोध करेंगे और आपका शोध दिखने लगेगा आपकी कहानी में, आपके उपन्यास में, कि आपने इतना शोध किया, तो ये संकट पैदा होगा, पुनरावृत्ति का संकट पैदा होगा। या इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि, और यह बता पाना किसी भी लेखक के लिए बड़ा मुश्किल काम है कि वह कहाँ उसका शोध खत्म होता है, कहाँ अब उसको लिखना शुरू कर देना चाहिए, या अभिव्यक्ति के लिए जो उसको चीज़ें चाहिए थी सब मिल गई। ये मुश्किल है, ये कोई लेखक नहीं बता सकता। कुछ लोग बताते हैं तो वे झूठ बोलते हैं। लगातार उनसे ये पूछा जाता है उनकी रचना प्रक्रिया के बारे में, तो वो या तो अपने को बहुत महान साबित करने के लिए झूठ बोलते हैं, या जान छुड़ाने के लिए झूठ बोलते हैं। कोई रचना प्रक्रिया इतनी जटिल चीज़ है और इतनी अलग अलग है हर लेखक की, कि कोई एक उसका सिद्धांत हो ही नहीं सकता, एक नियम हो ही नहीं सकता। तो जैसे मैं अगर बार बार मैं अगर अपने गांव की बात करता हूं, तो उसका मतलब ये है, मैं जीवनानुभवों की पुनरावृत्ति तो नहीं कर रहा। ठीक बात। क्या मैं नया जीवन खोज के ला पा रहा हूं? अगर नहीं ला पा रहा हूं तो मैं पुनरावृत्ति करूंगा, वो पाठक में ऊब पैदा करेगी। तो यह ज़रूरी नहीं कि मैं अपना गांव छोड़कर बाहर जाकर कथ्य तलाश करूं, मैं पटना छोड़कर दिल्ली आकर कथ्य तलाश करूं, ये ज़रूरी नहीं है। अगर मैं करूंगा तो बहुत ईमानदार किस्म की अभिव्यक्ति नहीं हो पाएगी, मैं नकली ढंग से लिखूंगा। जिस चीज़ के बारे में सिर्फ शोध करके नहीं लिखा जा सकता, लेकिन जब आपने अपने जीवनानुभव का स्पर्श उसको नहीं दिया तो आपका शोध दिखाई पड़ने लगा। वह कालीन का दूसरा पक्ष हो गया। ठीक बात है। सारी बुनावट आपकी खुल गई, आप जो दिखना चाहिए वो उलट गया। और हिंदी में अधिकांश उपन्यास इस तरह के, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, अधिकांश उपन्यास जो बड़े लेखक अभी कई लोगों को जिनको बनाया गया है पिछले 20 साल के भीतर, शोध कर करके कि उन्होंने ये शोध करके लिखा, ये सारा कूड़ा है। बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। हाँ, आने वाले समय में वो पढ़ा नहीं जाएगा, इसलिए पढ़ा नहीं जाएगा कि उसमें शोध दिखाई पड़ रहा है। लेकिन आप अमृतलाल नागर को लेकर ये बात नहीं कह सकते।
उनका शोध खंजन नयन में नहीं दिखाई पड़ता, वहाँ कथा दिखाई पड़ती है, वहाँ जीवन दिखाई पड़ता है। चूँकि लगातार शोध वाली बात आपने कही और एक बड़ा स्टेटमेंट अभी दे दिया कि जिनको बनाने की कोशिश की गई है, दिखाने की कोशिश की गई है, और जहाँ पर ये दिख रहा है कि भैया किस तरीके की सिलाई हुई है, वो सारा का सारा कूड़ा है, क्योंकि वहाँ दिखलाई पड़ रहा है कि आपने कैसे शोध किया है। कई बार ऐसा होता है, मैं आप ही के शोध प्रक्रिया के बारे में जानना चाह रहा हूँ, ख़ास तौर से दाता पीर के संबंध में। दाता पीर में जिस समाज का वर्णन है, जाहिर सी बात है आप वहाँ से तो नहीं आते हैं, उस समाज से तो आप नहीं आते हैं, लेकिन आपको लगता है कि आप उसी समाज से आ रहे हैं पढ़ते हुए। ये कैसे संभव हुआ? यही तो मैं अब उसी सिलाई को मैं उधेड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। वही तो आपको बता रहा हूँ कि यह बता पाना किसी भी लेखक के लिए मुश्किल है। हाँ। यह कठिन है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आपसे शेयर कर सकूँ। देखिए, दाता पीर के संबंध में जो भी आप पूछ रहे हैं, यही मैं कह रहा हूँ कि यह बहुत कठिन काम है किसी भी लेखक के लिए कि वह अपने शोध को कैसे रचनात्मक, जिसको कहें आप, या रचना के माल में कैसे तब्दील करता है। ये मुश्किल काम है ये कहना। आपको लगता है कि मैं उसी समाज का नहीं हूँ, लेकिन उस समाज का हुए बिना ऐसा नहीं लिखा जा सकता, अमूमन ऐसा लगता। तो उस समाज में होना ज़रूरी नहीं है। उस समाज से आपके रिश्ते क्या हैं? रिश्ते एक ही तरह के नहीं होते हैं। उस समाज के जीवन की जो ताप है, वो ताप आप तक कैसे पहुंचती है, किस तरह पहुंचती है, उसके प्रति आप कितना संवेदनशील हैं, जीवन को आप कितना सजग होकर के जीवन को देख रहे हैं, आपकी संवेदनशीलता कैसे उसको स्पर्श करती है। ये बहुत कठिन काम है। मनुष्य के रूप में एक मनुष्य जब एक लेखक के रूप में तब्दील होता है, तो इस तब्दीली की जो प्रक्रिया है वो बहुत ही जटिल होती है। नहीं, मिसाल के तौर पर जब दाता पीर आप लिख रहे होंगे, तो जिस दाता पीर का उसमें जिक्र है, जाहिर सी बात है उनका काल या फिर उनके बारे में जानने का आपने प्रयास तो किया होगा। अब आपको एक सच बताऊं? हाँ। पता नहीं मुझे ये लेखक के रूप में ये सच बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए। लेखक अगर अच्छे दर्जे का, आला दर्जे का अगर झूठा नहीं है तो लेखक नहीं बनेगा। उसका झूठा होना बहुत ज़रूरी है। जितना ज़रूरी यथार्थ के प्रति उसका संवेदनशील होना, सजग होना, सतर्क होना अपने समाज के प्रति ज़रूरी है, कहन के मामले में उतना ही फरेबी होना उसका ज़रूरी है। फरेबी मैं कह रहा हूँ तो अच्छे अर्थों में कह रहा हूँ, झूठा मैं कह रहा हूँ तो अच्छे अर्थों में कह रहा हूँ, है ना। गल्प के लिए ये बेहद ज़रूरी है। दाता पीर जो हैं, जब एक कब्रिस्तान में जो मज़ार है पटना में, ऐसे न जाने कितने मज़ार हैं जिन पर दाता पीर फलाना, दाता पीर फलाना लिखा हुआ है, लेकिन वो कैसे थे पीर फकीर, कहाँ के थे, उनका नाम क्या था, जब कुछ नहीं लिखा हुआ है। वो कब पैदा हुए, कब मरे, तो जानने की कोशिश नहीं की आपने? नहीं, मैं वही आपको बता रहा हूँ। आज आपके पास उनके जानने के जो साधन हैं वो बहुत कम बच गए हैं, चीज़ें बहुत नष्ट हो गई हैं। जो है उसमें मतलब सैकड़ों ऐसे मज़ार आपको पटना में मिलेंगे, आप चले जाइए, बहुत जगह मिल जाएंगे। अभी दाता पीर का जो अपना पूरा गल्प है वो सब लेखक का रचा हुआ गल्प है। दाता पीर मनिहारी का जो गल्प रचा गया है, इसमें वो लेखक का रचा हुआ गल्प है, जो विभिन्न ऐसे दाता पीरों के जीवन से लिया गया है। कई सौ वर्ष पुराना कब्रिस्तान है, उस कब्रिस्तान में एक मज़ार है जिस पर सिर्फ लिखा हुआ है दाता पीर। कब्रिस्तान कमेटी से लेकर के और तमाम जो मुस्लिम एरा के जो इतिहासकार हैं, सैयद हसन अस्करी साहब की को भी आप पढ़ जाइए, तब कहीं उसका कोई जिक्र नहीं मिलता है। लेकिन मेरे लिए वो मेरे उपन्यास का केंद्र बिंदु थे, तो मुझे उनकी कथा रचनी थी और उनकी कथा को मैं विभिन्न ऐसे दाता पीरों के
जीवन से लेकर के मैंने उनकी कथा रची। तो ये ज़रूरी नहीं कि आप जो कुछ है स्थूल रूप से उसको उठा के उपन्यास में, कहानी में रख दें। अच्छा, पसमानदा मुसलमानों का जीवन जी, और मुजाविरों का जीवन संघर्ष, ये समाज का वो हिस्सा है जो साहित्यिक दुनिया से अलक्षित रहा लगभग। एक ऐसे समय में एक धर्म की लगातार बात हो रही है, क्या इस उपन्यास का ऐसे समय में लिखा जाना ही आप, मतलब मेरा सवाल मैं सीधा पूछता हूँ, क्या आपने टाइमिंग को ध्यान में रखते हुए इस उपन्यास का चुनाव किया था? देखिए, आप जो सवाल कर रहे हैं वो मुझे अच्छा लग रहा है, जबकि इसके विपरीत सवाल किया जाता रहा है। सवाल ये हो रहा है कि इस रिजीम में जो भी हो रहा है, एक ख़ास धर्म को जिस तरह से टारगेट किया जा रहा है और जिस तरह की सांप्रदायिकता को जिस तरह से इस उपन्यास में उस आवेग के साथ नहीं है, सौमनस्य है, वैमनस्य है ही नहीं। मेरे लिए यह एक चैलेंज था, मेरे लिए एक चुनौती थी कि मैं ऐसे समय में लिख रहा हूँ जहाँ एक तो ये चलन है कि जो नहीं लिखा गया है आलोचक उसकी मांग करता है। मैं पाठक की बात नहीं कर रहा, ठीक है, आलोचक उसकी ही मांग करेगा कि आपने इसमें ये क्यों नहीं लिखा। जो लिखा गया है उस पर बात करने नहीं होगी, जो नहीं लिखा गया है उस पर बात होगी। एक तो ये, दूसरा ये कि ये साबित करने की कोशिश हो रही है कि साझा संस्कृति नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी इस देश में। मुस्लिम समाज हमेशा से एक, जिसको कहा जाए, एक सांप्रदायिक समाज था, जिसने कभी भी समाज में एकता, एक रूपता या सहजीवन की कोशिश नहीं की। ये हमारा अभी का समय और अभी की राजनीति और अभी का जो भी इसकी दुरभिसंधि चल रही है कि इसको साबित कर दिया जाए, जबकि सच इसके विपरीत है, सच इसके उल्टा है। हम एक दूसरे में घुले मिले हुए हैं। हमारी पूरी, अब देखिए कि इसी में सहाना मुस्लिमों के यहाँ शादी में गीत गाने और मांग में सिंदूर भरने का रिवाज तो नहीं है, लेकिन सहाना गाती है, लब भर मोती पलंग पर डारो जी, आज बाबा प्यारी को खूब संवारो जी। इसको हिंदुओं के घर की शादी में भी उसी तरह गाया जाता है जिस तरह मुसलमानों के घर की शादी में। और आप जाइए हमारे यहाँ सिवान जिला में, स्त्रियां मांग में संदल भरती हैं। कहाँ स्त्रियां सिंदूर नहीं भरती हैं, संदल भरती हैं। हाँ। संदल एक सफ़ेद जो चांदी की तरह चमकने वाला बुरादा होता है। कहाँ है? इस्लाम में तो नहीं है, लेकिन वो भरती हैं, वो गीत गाती हैं। आपको हल्दी का रस्म होता है। तो हम एक साझा जीवन जी रहे थे, उसमें दूध में नींबू की तरह इस राजनीति ने हमारे जीवन को डिस्टर्ब किया है, फाड़ दिया है। एक दूसरे के प्रति घृणा का ऐसा वातावरण तैयार किया है कि सांस लेना दूभर हो रहा है। तो अब वैसे समय में जानबूझ करके मैंने ये कोशिश की है कि जो हमारे साथ का जो रिश्ता रहा है, हमारा जो आपसी रिश्ता रहा है, जिसमें राधे के लिए चुन्नी और अमीना बहन हैं, जिसमें चुन्नी और अमीना की माँ जो हैं रसीदन, वो राधे के बाप की बहन है। इसीलिए उपन्यास की शुरुआत अमीर खुसरो की पंक्तियों से होती है जी। और उपन्यास में रसीदन के परिवार को हिंदू मोहल्ले में कोई दिक्कत ही नहीं है। आज 1992 के बाद धीरे धीरे जो हुआ है कि हिंदू मोहल्लों में जो बहुसंख्यक हिंदू मोहल्ले थे, जहाँ मुस्लिम भी थे, वहाँ से मुस्लिम धीरे धीरे विदा हो चुके हैं। इक्का दुक्का घर आपको मिलेगा, बहुत मुश्किल से मिलेगा, सब लोग बेच बाच के जा चुके हैं। ऐसे समय में पूरा का पूरा कब्रिस्तान में एक कुनबा रब बसा हुआ है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर आ रही है जहन में कि आपने कहा राजनीति ने जैसे दूध में नींबू निचोड़ दिया है। जब इतने खुलकर आप यहाँ पर कह रहे हैं इस बात को, उतने खुलकर लिखा क्यों नहीं गया है? इसमें संकेत हैं। हाँ, मिसाल के तौर पर पहले ही पन्ने पर जब आप लिखते हैं गैस वाला एक कचिया चूल्हा पिछले कई महीनों से रखा हुआ था, बस गैस सिलेंडर का इंतज़ार था।
ये सीधा सीधा योजनाओं पर। देखिए, वही मैं लोग क्यों लेखक से ये उम्मीद करते हैं कि वो बिल्कुल सीधे सीधे लिखे। सांकेतिकता जो है वो रचना का बड़ा गुण है। नहीं, इसमें लोग ये भी कहते हैं कि ऋषिकेश सुलभ जो हैं वो सीधे हमले करने से बच निकलते हैं। नहीं, ये अब मैं रोक तो नहीं सकता किसी को कि ऐसा वो न कहे, ये उसकी अपनी समझ है। लेकिन सच है कि बिल्किस बानो का मकान कब्जा हो जाता है। हाँ, वो है जी। उस मोहल्ले में अब सिर्फ और सिर्फ साबिर एक घर है जहां साबिर रह रहा है। सत्तार मियाँ को, वो बुरे आदमी जरूर हैं, पर उनको अपना गोदाम हटाना है, इसलिए कि बू आ रही है और हिंदू इस बात के लिए तैयार नहीं है कि इस गली में अब बकरे के खाल का गोदाम रहे, है ना। पूरे के पूरे लोग बाहर जा चुके हैं। उसका भी जिक्र है कि कैसे एक परिवार था, कैसे उसने अपना मकान बेच करके वो बाहर। दिक्कत ये है, जैसे शराबबंदी है, लेकिन यह खुले तौर पर मिल रही है, जिक्र है इसका। क्या हम इतने ज़्यादा राजनीतिक हो चुके हैं भीतर से कि हम हर जगह ये चाहते हैं कि उनका जिक्र हमको कहीं ना कहीं मिले? क्या ये भी इसका एक कारण है? बिल्कुल सही कहा आपने। ये एक जिसको कहा जाए तात्कालिक जो है एक हुनर युक्ति है, डिवाइस है। आप देखिए कि सांप्रदायिकता के आतंक को बहुत आसानी से इस उपन्यास में डाला जा सकता था। मेरे लिए ज्यादा आसान होता कि मैं दंगे करवा देता कब्रिस्तान के इर्द गिर्द। पूरी दीवार कब्रिस्तान की गिर जाती है, आप याद कीजिए, और उस कब्रिस्तान के भीतर 10 फीट तक कब्जा हो जाता है। ये क्या है? आप उन पाठक के पास भी धैर्य होना चाहिए, आलोचक के पास भी धैर्य होना चाहिए, डिकोड करने की क्षमता होनी चाहिए। माफ कीजिएगा, हमारे आलोचकों के पास डिकोड करने की क्षमता, वो बहुत जल्दी में है। वे सब कुछ पका पकाया उनको मिलना चाहिए। वो क्लोज रीडिंग करने से बचते हैं। जितने महत्वपूर्ण आलोचकों ने इस उपन्यास का जिक्र किया, उन सब ने इस बात पर सहमत हुए और बाकायदे लिखा, जिन भी कि नहीं, इसमें बहुत महीन तरीके से, बहुत कायदे से चीज़ों को रखा गया है और किसी भी तरह के तात्कालिकता और वर्तमान यथार्थ में फ़र्क होता है। तात्कालिकता को फिल्टर करना पड़ता है रचना में लाने के लिए। ये उपन्यास एक ऐसे समय में रचा गया जब कोरोना काल चल रहा था, अगर मैं गलत नहीं हूँ। जब आप लिख रहे थे तब कोविड चल रहा था और हमने खूब आसपास मृत्यु देखी अपने। हर घर से या हर जानने वाले का कोई ना कोई उसमें गया था। ये उपन्यास कब्रिस्तान से शुरू होता है, कब्रिस्तान पर ख़त्म होता है। क्या उस कोरोना काल ने इस उपन्यास की रचना प्रक्रिया पर प्रभाव डाला? बिल्कुल सही कहा आपने। बिल्कुल मृत्यु की छाया में लिखा गया ये। मेरे घर से मुश्किल से 50 कदम की दूरी पर कब्रिस्तान का गेट है। अक्सर मैं खुद कोविड का शिकार था, लिखते हुए भी। मैं अपनी छत पर खड़ा होकर देखता था, रात के अंधेरे में एक गाड़ी आई, शाम को एक गाड़ी आई या दिन में ही एक गाड़ी आई। धीरे से कब्रिस्तान का गेट खुला, एक लाश उतारी गई कब्रिस्तान के भीतर, गेट बंद हो गया, गाड़ी चली गई। उस लाश को दफन करने के लिए उसके घर वाले नहीं थे, कोई नहीं था। उर्दू के बहुत ही प्रसिद्ध कहानीकार हुए हैं शौकत हयात। शौकत की मृत्यु हुई, शौकत उसी कब्रिस्तान में दफन होने आए। मैं छत से देख रहा था। उस दिन सिर्फ एक लाश आई थी, वो शौकत की लाश थी। मैं अपने दोस्त को अलविदा नहीं कह सका। मुझे पता भी नहीं था कि वो शौकत की लाश है। तो ऐसे दुखों की छाया में ये उपन्यास लिखा गया। और मुझे लगता है कि जब दुख की छाया जितनी घनी होती है, जितना ज़्यादा इंटेंस होगी वो दुख की छाया, मुझको लगता है कि
जो जीवन का जो शुभ पक्ष है, जो धवल पक्ष है, वो उतना ही धवलता के साथ उसमें रचना में प्रकट होगा, उतना ही उज्जवल दिखेगा उसका जो शुभ पक्ष है। लेखक को इस अंतर्द्वंद से गुजरना पड़ता है, इस पीड़ा से गुजरना पड़ता है, पीड़ा के अछोर सागर से गुजरना पड़ता है कि दुख के बीच वह सुख खोजता है। इसीलिए कब्रिस्तान के बीच में जी, या इस उपन्यास के बीच में कब्रिस्तान लगातार है, प्रेम की कथाएं हैं, नैराश्य बिखरा हुआ है लेकिन जीवंतता बरकरार है और प्रेम बिखरा हुआ है चारों तरफ। ये बहुत मुश्किल रहा होगा आपके लिए। जी, बहुत मुश्किल रहा होगा, लेकिन जैसा भी रहा, रचनात्मक सुख देने में, बहुत ही सुख पाने में मैं भाग्यशाली रहा। इस उपन्यास को लिखे बहुत रचनात्मक सुख मिला है मुझे। बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब लोहानीपुर की उत्पत्ति कैसे हुई आपको इस उपन्यास से मिल जाएगा। जी, वो 15वीं 14वीं शताब्दी के जिक्र है, का जिक्र है उसमें। और इन महलों में मेरा बचपन गुजरा है, 14-15 किशोरपन गुजरा है। मैं घूमा, मैंने तमाम उन महलों की आवारगी में शामिल रहा हूँ। तो ठीक है। एक और उपन्यास अग्निलीक है आपका, इससे पहले आया और आपका पहला उपन्यास है। जी जी। अग्निलीक हत्या से शुरू होता है और हत्या पर ख़त्म होता है। हिंदी का एक छंद है कुंडलिया छंद। कुंडलिया छंद जिस शब्द से शुरू होगा उसी शब्द से खत्म होता है। आपके उपन्यास जहाँ से शुरू होते हैं वहाँ से ख़त्म होते हैं। हत्या से शुरू हुआ, हत्या पे ख़त्म हुआ। दाता पीर कब्रिस्तान से शुरू हुआ, कब्रिस्तान पर ख़त्म हुआ। वही पात्र शुरू में है, वही पात्र अंत में भी है। ऐसा क्यों है? क्या ये सायास होता है? बहुत सायास तो नहीं था, बहुत सायास तो नहीं था। मैं बिल्कुल ईमानदारी से आपसे बात कहूँ सर, तो ये सायास नहीं था। अग्निलीक में कोई विकल्प नहीं था मेरे पास, और उपन्यास को और बड़ा नहीं करना चाहता था। मैं दूसरा भाग इसका ज़रूर लिखना चाहता था। तो जब मनोहर की हत्या होती है तो मुझे लगा कि ये एक जगह है जहाँ से पाठक दूसरे भाग की भी प्रतीक्षा शायद शुरू कर दें, और कथा को एक जगह मिली है जहाँ से मैं अपना रिश्ता जो है सो फिलहाल तोड़ सकता हूँ, पाठकों के लिए छोड़ सकता हूँ। भले इसके बाद कोशिश करूँ कि इसका दूसरा हिस्सा लिखूँ, और कहीं ना कहीं मन में है कि अग्निलीक का दूसरा हिस्सा लिखा जाए। रेवती क्या करती हैं आगे के जीवन में, यह बहुत ही चुनौती भरा है रेवती के लिए अभी का समय। इस चुनौती भरे समय को मैं दर्ज करना चाहता हूँ। मैं नहीं जानता मैं लिख पाऊँगा कि नहीं लिख पाऊँगा। ये कैसे तय होता है सुलभ साहब कि इस उपन्यास का मुझे विस्तार और अधिक करना है, या इस उपन्यास को मुझे यहीं पर छोड़ना है? मुझे लगा, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि मुझे लगा कि जहाँ रेवती पहुँचती हैं, रेवती चुनाव लड़ रही हैं, अब रिजल्ट आना बाकी है। तो वो जीतती हैं हारती हैं वो अलग बात है, लेकिन रेवती तो एक नए जीवन में प्रवेश कर गई हैं। कहाँ पढ़ लिख करके नौकरी करने की बात सोचने वाली लड़की को उसके दादा चुनाव की राजनीति में, ग्रामीण चुनाव की राजनीति में, पंचायत की चुनाव की राजनीति में ले आए हैं। और राजनीति कितनी हिंसक है, ये सब कुछ रेवती के सामने है। रेवती देख रही है, रेवती के सामने अपने दादा का भी जीवन रहा है। तो जो आने वाला समय है, पिछले 5-7 वर्षों में या 10 वर्षों में बहुत सारी महिलाएं ग्राम पंचायत के चुनावों में उतरी हैं और एक नया जीवन शुरू हुआ है। वो अधिकार संपन्न हुई हैं, और हिंसा को लेकर के जो चुनाव में जो हिंसा की स्थिति थी वो बदली है बहुत हद तक। फिर उनके पुरुषों से जो संबंध रहे हैं, उन संबंधों में बहुत तनाव आया है, बहुत बदलाव आया है। तो एक नया संसार मुझे लगता है कि आगे जो है रेवती के लिए, उसको दर्ज किया जाना चाहिए। ये मुझे लगता है कि दर्ज किया जाना चाहिए। मैं दर्ज कर पाऊंगा जैसा कि मैंने कहा, मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये है, ये जीवन स्थितियाँ जो समय और समाज का यथार्थ है वो आपको दबाव बनाता है आपके ऊपर। एक क्रिएटिव कंपल्सन जिसको आप कहते हैं, रचनात्मक दबाव, वो आपके ऊपर बनता है।
इसमें डकैती का जिक्र है एक जगह, हाँ जी, और वो इतना ज़्यादा जीवंत है कि लगता है कि ऋषिकेश साहब ने डकैती। ये 13 नवंबर को पटना पुस्तक मेले में किताब आई। हाँ। मैं 15 तारीख को रांची जा रहा था, कलम का कार्यक्रम था इसी उपन्यास को लेकर। हाँ हाँ। मैं एयरपोर्ट पर था पटना से रांची जाने के लिए, तो मेरे पास फ़ोन आया और भोजपुरी में बातचीत हुई। वो सिवान के सज्जन थे, उन्होंने मुझसे पूछा कि कहा कि राउर उपन्यास लेके हम सिवा नहीं हाँ पढ़ा के शुरू के लिए, मैंने पढ़ा था नहीं। ये मैं डकैती के दृश्य बा रुआ ये बताएं कि रुआ डकैतियों कैले बनी काजी। अब मेरी हंसी भी आ रही थी और मैं बहुत जल्दी में था, मैंने यात्रा के, मैंने उनको कहा मैं आपसे बाद में बात करूंगा। तो बोला कि नहीं बात नहीं जानते, पहले बताइए, आप मुझे बताइए कि आप डकैत रहे हैं क्या, डकैती कैसे इतना जानते हैं। बहुत हाथ पांव जोड़ा मैंने कहा कि मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं रांची जा रहा हूँ, रांची पहुँच जाऊँ फिर आपसे बात करूँगा। वो इतने उत्तेजित थे। होता क्या कि हम लोग का जो बचपन था उस समय, जिस समय की का ये सब जिक्र है, एक पूरे गंडक और सरयू घाघरा के बीच बहुत सारे डकैतों की कथाएं थी, बचपन से सब सुनी हुई चीज़ें। और राग रसोई पागड़ी बनत बनत बन जाए, है ना। तो लिखना पगड़ी बांधने की तरह ये होता है, राग की तरह होता है। कई बार गायक जो है अपने उसी सुर में, उसी राग के बंधे हुए चलन में कई बार कोई ऐसी मुर्की ले लेता है कि खुद उसको नहीं पता चलता है। तो उसको अब जो समझिए आप। आपको व्यक्तिगत तौर पर इन दोनों उपन्यासों में ज़्यादा बेहतर अपने स्तर पर कौन सा लगता है? मुश्किल है ये कह पाना। जो वाकई तो मैं जानता हूँ कि अपने दो बच्चों में से कोई बोले कौन सा बेहतर प्रिय है। वाकई मुश्किल है, लेकिन बहुत चुनौतीपूर्ण रहा है अग्निलीक लिखना, बहुत चुनौतीपूर्ण रहा है। कई पीढ़ियाँ हैं, कई सौ वर्ष हैं पीछे, है ना। 1857 में भी उपन्यास जाता है, 1947 में भी जाता है। कई पीढ़ियाँ हैं, कई तरह के लोग हैं, बहुत तेज़ी से बदलता हुआ स्वतंत्रता के बाद भारतीय समाज है, बहुत कुछ है। बहुत चुनौतीपूर्ण रहा मेरे लिए। अग्निलीक लिखते हुए ये नहीं लग रहा था कि रेणु के साथ मेरा वो होने लगेगा, लोग कहेंगे कि वो कोसी के तट पर था, ये घाघरा के तट पर है। असल प्रकाशक ने पीछे प्रकाशकीय में भी ये जिक्र कर दिया है, लेकिन मुझे भय नहीं लग रहा था। रेणु मेरे आदर्श रहे हैं, और आदर्श वही अच्छा होता है जो आपके लिए चुनौती पेश करे, है ना। और मैं इस बात को बहुत अच्छी तरह जानता था कि मैं रेणु की नकल करने निकलूँगा, रेणु बनने निकलूँगा तो मैं कुछ नहीं बन पाऊँगा। ऋषिकेश सुलभ बनने निकलूँगा तभी ऋषिकेश सुलभ बन पाऊँगा। तो रेणु मेरे लिए उस तरह इस उपन्यास में कहीं नहीं थे। मुझे अपनी भूमि की कथा लिखनी थी, अपने जीवन अनुभव थे, मेरा अपना समय था। रेणु के उपन्यास में रेणु भी मास्टर स्टोरी टेलर हैं, और उन्होंने बल्कि रास्ता दिखाया है कि किन किन चीज़ों से बचना चाहिए, किन चीज़ों से लिखना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और, जैसे मैला आंचल ये कहते हुए मुझे ज़रा भी संकोच नहीं है कि मैला आंचल का अंत जो है बेहद फिल्मी है, और तो उस तरह के अंत से बचना चाहिए, ये रेणु सिखाते हैं। मैला आंचल का जो अंत है, आप याद कीजिए विश्वनाथ प्रसाद जिस तरह अपनी ज़मीन दान करते हैं, अपने दौहित्र के लिए सब कुछ करते, वो मुझे नहीं पसंद है। जबकि हिंदी की सबसे प्रिय रचना मेरी मैला आंचल ही है, लेकिन उसके बारे में मैं ये भी कहने का साहस रखता हूँ। वो इसलिए भी है क्योंकि आपकी कहानियाँ या नाटकों या फिर उपन्यासों के जो अंत होते हैं वो आमतौर पर सुखांत नहीं होते हैं। अब ये भी हो सकता है, ये भी कारण हो सकता है। मैं आपकी बात को से इनकार नहीं कर रहा हूँ। जब मैं इसे पढ़ रहा था तो मुझे आपकी एक कहानी अगिन जो लगी नीर में जी, वो बार बार याद आ रही थी, परिवेश की वजह से भी और संभवतः शीर्षक की वजह से भी। कभी कभी ये होता ही होगा आपके साथ भी कि कुछ विषय या कुछ पात्र लगातार आपका पीछा करते रहते होंगे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल
उस समय आप क्या करते हैं? क्या उनसे पीछा छुड़ाने की कोशिश अब होती देखिए, है या नए रूप में उन्हें ढाला जाता है? देखिए, ये वधस्थल से छलांग कहानी में एक पात्र है राम प्रकाश तिवारी। जब मैं काबर झील का पाखी, एक कहानी है मेरी, उसको लिख रहा था, तो वो बार बार जैसे आकर एकदम खड़ा हो जाता था सामने कि मुझे भी इसमें होना है, मुझे भी इसमें होना है। काबर झील का पाखी बहुत अच्छी कहानी है। तो वो बार बार आकर खड़ा हो जाता था। वो एक पत्रकार की भी कहानी है, ये भी पत्रकार की कहानी है। उसकी प्रेमिका है और फिर एक नर्तकी है जो पागल नर्तकी है जो चौराहे पर नाचने लगती है, जिसको वो पत्रकार ले जाकर पागल खाने में भर्ती कराता है। तो ये राम प्रकाश तिवारी बात लग रहा है कि इसमें तो मुझे होना था। कहाँ यार, तुम मुझे नहीं। मैं इतना परेशान हुआ कि अंत में मैंने उसका जिक्र किया, उस कहानी का जिक्र करके इससे पीछा छुड़ाया मैंने। ये होता है। जब तवक्को ही उठ गई गालिब, एक कहानी है, उसका नायक है प्रतोष। जब मैंने लिखना शुरू किया था, उसके बाद वो छूट गई कहानी, किसी कारण से छूट गई। 14 वर्ष तक वो लगभग रोज याद आता था प्रतोष। 24 घंटे मेरा जो जीवन है उसमें कहीं एक क्षण को उसकी स्मृति कौंध जाती थी, और मुझे लगता था कि जैसे वो कह रहा हो कि मुझे क्यों भाई छोड़े हो। ये स्मृति कौंधती है या फिर कहानीकार खुद को उससे बाहर नहीं निकाल पाता है? दोनों हो सकता है। या पात्र इतने स्ट्रांग होते हैं? पात्र इतने स्ट्रांग होते हैं तो वो आप पर दबाव बनाते हैं, आपको विवश कर देते। आप लिखते ही हैं विवश होकर के। मैं तो बहुत ही आलसी लेखक हूँ। हर कहानी शुरू करने के से पहले, हर रचना शुरू करने से पहले एकदम नौसिखुए की तरह थरथराता हूँ। हर मेरी कहानी मेरे लिए नई कहानी रही है। इतने कि 25 साल में 22 कहानियाँ लिखी। 22 नहीं, 25। हाँ, मतलब अब तक 25 नहीं, अब तक जब से मैं लिख रहा हूँ, हाँ 25 में 22। और अगर आप शुरू करें 76 वगैरह से अब तक देखें तो कुल 39 कहानियाँ हैं और 11 कहानियाँ जो किसी संकलन में नहीं है। सब मिला जुला के 50 कहानियाँ हैं। क्वांटिटी तो वैसे भी मैटर नहीं करती, गुणवत्ता मैटर करती है। क्वांटिटी कहाँ मैटर करती है? अब इस पर मैं क्या प्रतिक्रिया दूं? अच्छा ऋषिकेश साहब, ये बताएं कि क्या लेखक के सामने स्वीकृत होने का भी दबाव रहता है? देखिए, आप इस दुनिया के जो चलन है उससे बहुत अलग होना कठिन होता है। बहुत कम लेखक हुए हैं जिन्होंने स्वीकृति के दबाव को, स्वीकृत होने के दबाव को अस्वीकार किया है। कम लोग होते हैं। ये कहीं ना कहीं होता है मन पे कि हमको पढ़ा जाए, हम लिख रहे हैं, लोग जाने। कुछ लोग झूठ बोलते हैं कि नहीं नहीं मेरे ऊपर नहीं। ये हर कोई, हम जब लिख रहे हैं तो हम ये चाहेंगे कि हमको पढ़ा जाए, हमको समझा जाए। दुनिया में अमूमन लेखकों की ये चिंता रही है कि, और उनकी शिकायत रही है कि हमको नहीं समझा गया, हमारे आलोचकों ने नहीं समझा, हमारे पाठकों ने नहीं समझा। तो ये एक बहुत सहज और सरल बात है। अगर ये है तो बहुत बुरा भी नहीं है। नहीं, अगर आप स्वीकृत होने के पीछे ही भागेंगे, वो अलग बात हो गई कि आप स्वीकृत होने के लिए ही सब कुछ कर रहे हैं तो आप लिख नहीं रहे हैं। और तब मेरी सलाह है कि आपको लिखना भी नहीं चाहिए। स्वीकृति जो आपको वाकई वैभवपूर्ण जीवन देगी, वो दूसरे क्षेत्र में आप मेहनत करें तो ज़्यादा आपके लिए सुखद है। कुछ शब्द हैं, जैसे हत्याओं की तो हमने बात की, इसके अलावा ऋतुएं बहुत ज़्यादा आती हैं, जिसमें वसंत है, जिसमें शरद है। इसका भी कोई सिग्निफिकेंस है क्या? अब उसको होता क्या है कि जैसे प्रकृति को, साहित्य में जीवन को, प्रकृति को, जो भी चीज़ें या नदियाँ हैं, हाँ नदियाँ हैं। आप ये बताइए मुझे कि अभी की जो पीढ़ी है उसमें कितना को मालूम है ऋतुओं के बारे में, नक्षत्र को बारे में, अपनी नदियों के बारे में। ये सारी चीज़ें हमारे जीवन से गायब होती जा रही हैं। और एक समय आएगा कि कृषि के यंत्र, कृषि के तौर तरीक़े बदल गए, बहुत सारी चीज़ें बदल गई। बहुत सारी चीज़ें ठीक है जो जीवन में के हमारे काम नहीं आ रहा है, उनका जीवित रहना
रहने और उसको इतिहासी की तरह आप याद करेंगे। लेकिन ऋतुएं हैं, हम किस आपाधापी में गुम हैं कि हमें ऋतुओं के बारे में पता नहीं है। हम किस आपाधापी में हैं, हम किस भाग दौड़ में हैं कि हम नक्षत्रों को भूल गए। मैं कोई संस्कृति की रक्षा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जीवन की रक्षा की बात कर रहा हूँ। इस अग्निलीक में एक नदी है दाहा, जो सिवान में बहती है, जो आगे जाकर सुंदे धार नाम हो जाता है, जाके गंडक में मिलती है। आप नए लोग अभी उसको देख के नदी नहीं कहते हैं। इससे पहले मुझे भी नहीं पता था। तो ये है, मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारे जीवन से बहुत सारी चीज़ें लुप्त होती जा रही हैं जो ज़रूरी हैं। जो हों तो शायद हमारा जीवन ज़्यादा सुंदर हो, ज़्यादा धवल हो। तो कौन बचाएगा उनको? हम और आप। कविताएं, कहानियाँ, उपन्यास ही तो बचाएंगे उनको, और वे ही फिर हमें वापस करेंगे कि हमारे जीवन के वे काम आ सकें। नाट्य लेखन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा सा। कैसे रुख किया नाट्य लेख की तरफ? अभाव की संतान है नाट्य लेखन, और उससे भी ज़्यादा अभाव की संतान है नाटक की जो आलोचना का जो काम है मेरा। अभाव की संतान थोड़ा सा? हाँ, मैं बता रहा हूँ न। वैसे नाटक लिखना मेरी इच्छा थी, नाटक लिखने की मेरी वो ठीक वैसे ही है जैसे आकाशवाणी में बस नौकरी करते थे। हाँ, बस नौकरी करते थे उस तरह। नाटक को उस तरह नहीं लेता हूँ। नाटक की आलोचना खास तौर पर अभाव की संतान है। नाटक लिखने की एक इच्छा थी, नाटक से जुड़े रहने के कारण। सबसे पहले मैंने अमरकांत की कहानी हत्यारे का नाट्य रूपांतरण किया था। वो साइकिल में जो कैरियर होता है पीछे, उसमें वो कॉपी लगी हुई थी। किसी मित्र ने ईर्ष्यावश उसको चुरा लिया। तो पहला नाटक तो इस तरह की मैंने दुर्घटना का शिकार हो गया। उसके बाद जब अमली जो ये केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी की डायरेक्टर से स्कीम थी, उसके लिए नाटक जब तैयार करने की बात आई तो सतीश आनंद से बात हुई। तो फिर मैंने अपनी ही कहानी अमली के केंद्रीय कथ्य को उठाया और फिर नाटक रचा। फिर माटी गाड़ी का जिक्र आया। माटी गाड़ी मेरे लिए लगा कि संस्कृत एक क्लासिक भाषा है, शास्त्रीय भाषा है, और इसको भोजपुरी में करते हुए यह कितना अद्भुत होगा, कितना सफल या असफल होगा, या कितना चुनौतीपूर्ण है कि शास्त्रीयता से लोक का यह टकराव, और यह टकराव, इस टकराव से क्या उपजता है। मृच्छकटिकम दुनिया की प्रसिद्ध नाट्य रचना है। शायद ही कोई बड़ी भाषा रही होगी जिसमें इसका रूपांतर अनुवाद नहीं हुआ हो। ठीक बात है। और कई दूसरी भाषाओं में भी ये मंचित हुआ है, भारतीय भाषाओं के अलावा। तो मेरे लिए ये बड़ा रोचक भी था, बहुत चुनौतीपूर्ण था कि संस्कृत की इस नाट्य रचना के साथ भोजपुरी का जो टकराव होगा, हमारी लोक भाषा का जो टकराव होगा, वो टकराव इससे क्या नया निकल के आता है, युक्ति के स्तर पर, कहन के स्तर पर, भाषा के स्तर पर, रंग भाषा के स्तर पर। तो इस तरह से ये काम हुआ। फिर मैला आंचल एकदम यथार्थवादी उपन्यास है। मैंने उसको एकदम गैर यथार्थवादी ढंग से प्रस्तुतिकरण जो है, जो भारतीय शैली है कि रियलिस्टिक ढंग से भारतीय रंगमंच कभी नहीं रहा है, रियलिस्टिक नहीं रहा है। हाँ, तो उसमें उसका रूपांतरण करना, लेकिन कुछ निर्देशक के साथ मतभेद जो होता है जब आप साथ मिलकर काम करते हैं, कई अप्रिय प्रसंग और अप्रिय स्थितियां पैदा होती हैं। नहीं, आपने एक जगह कहा इस बात को कि जो मैला आंचल का रूपांतरण हुआ, और आप ही के शब्दों में, अगर आप उसमें असफल हुए तो वो निर्देशक की कमी की वजह से हुए, असफल हुए। हाँ, आपने पूरा का पूरा जो दोष था वो निर्देशक के ऊपर मढ़ दिया। मढ़ा था, और ये सच भी है, मेरी यही समझ है। बहरहाल मैं उससे आगे निकलकर वो एक ऐसा प्रसंग था कि अब उसको याद करने का कोई मेरे लिए अर्थ नहीं है। उसके बाद लंबे समय तक नाटक नहीं लिखा मैंने। फिर जब बटोही लिखने की बात आई तो अंकुर जी ने कहा कि आप राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के लिए लिखिए, मेरे लिए लिखिए। मेरी योजना थी, मैं लगभग बहुत सारा काम कर चुका था उस पर। तो ये सब बातें भी दोहराई जा चुकी हैं, लेकिन उनके दबाव पर फिर मैंने वो
नाटक तैयार किया। का जो पहला ड्राफ्ट था, नाट्य पाठ के बाद जो उन्होंने, उनसे मेरी बातचीत हुई, उसके बाद वो पूरा का पूरा पहला ड्राफ्ट मैंने स्थगित कर दिया, कैंसिल कर दिया। आज भी वो ड्राफ्ट है मेरे पास। फिर दूसरा नाटक मात्र 5 दिनों में लिखा गया, जो अभी बटोही आप देखते हैं, वो मात्र 5 दिनों में लिखा गया। और फिर हुआ, काफ़ी सफल हुआ, काफ़ी लोगों ने उसको पसंद किया। अच्छा, क्या नाटक और कहानी के बीच की आवाजाही क्या सृजनात्मक स्तर को प्रभावित करती है? सृजनात्मक स्तर पर तो नहीं, मज़ा आता है, मुझे तो अच्छा लगता था। हालांकि मित्रों का ये कहना है कि आप कहानीकार के रूप में नाटक में चले जाने की वजह से आपकी जगह सिकुड़ गई। अब पता नहीं, मुझे नहीं मालूम। आपको तो संगीत नाटक अकादमी मिल गया। संगीत नाटक अकादमी सम्मान मिल गया। मिलना संयोग है, जीवन में बहुत सारी चीज़ें संयोग से होती हैं। अच्छा, उस समय लग नहीं रहा था कि संगीत नाटक अकादमी ले रहा हूँ, साहित्य अकादमी मिलना चाहिए था? देखिए, अब आपके इस सवाल का मैं क्या जवाब दूँ? मिलना क्या चाहिए, मिल क्या रहा है? अगर लेखक या साहित्य अकादमी मिला होता तो बेहतर होता। देखिए, मिलना क्या चाहिए और क्या मिल रहा है, अगर इस पर लेखक ज़्यादा ध्यान देगा तो लिखना पढ़ना नहीं कर पाएगा। कुछ लोग हैं जो इसी पर ध्यान देते रहते हैं, जिनका पूरा जीवन इस पर ध्यान देने में ही गुजर गया। और साहित्य अकादमी, जहाँ तक सवाल है, अब तक जितने लोगों को मिला है उसमें बहुत कम लोग होंगे जिनको जेन्युइनली मिला गया। जेन्युइनली मैं कह रहा हूँ, हो सकता है कि वो जेन्युइन हो, लेकिन बिना कोई अतिरिक्त प्रभाव के उनको मिला। मेरा कोई अतिरिक्त प्रभाव तो है नहीं। तो अब जैसे कि अभी पिछले दिनों विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को बिहार का एक पुरस्कार मिला, राजेंद्र प्रसाद, वो अभी चर्चा में आया है, लेकिन वो घोषित हो गया था 2 साल पहले। अब किस लेखन के एवज में उनको राजेंद्र प्रसाद शिखर सम्मान मिला, मैं तो नहीं समझ पाया। और उस एवज में उन्होंने साहित्य अकादमी किसको दिया और क्यों दिया और कितने लोगों को दिया, ये भी मैं आपको अभी यहाँ नहीं बता सकता। तो साहित्य अकादमी बिना, मेरी समझ से, बिना अतिरिक्त कोई दबाव के नहीं मिलता। और अतिरिक्त दबाव डालने की स्थिति में ही जो लेखक होते हैं उनको मिलता है। अभी बद्री नारायण को मिला है। मैं नहीं मानता कि कुमार अंबुज के सामने बद्री नारायण इतने बड़े कवि हैं कि उनको साहित्य अकादमी दिया जाए। कई कारण होते हैं, कई बार आपकी किताब नहीं होती है। तो इस तरह से साहित्य अकादमी ज़्यादा विवादास्पद है संगीत नाटक अकादमी के। संगीत नाटक अकादमी में आपके राज्य का एक प्रतिनिधि होता है जो आपका नाम काट सकता है या फिर आपका नाम आपके लिए लड़ाई लड़ सकता है। तो ये सब होता है। दोनों अलग अलग हैं, दोनों की प्रविधि अलग अलग है। विदेशीय शैली के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ यहाँ पर। आपने जो, जैसे जगदीश चंद्र माथुर ने जैसे लिखा कि भिखारी ठाकुर की जो शैली है, उन्होंने उसको विदेशीय नाम दिया संभवतः, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। जगदीश चंद्र माथुर ही जी थे। जी, बिल्कुल प्रामाणिक रूप से हैं कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन प्रामाणिक रूप से उनकी पुस्तक में दर्ज है। आपने बटोही किया, आपने दालिया किया उसी के ऊपर, फिर अमली में तो खैर आप खुद जुम्मन मियाँ के किरदार में थे ही, आपने किया। माटी गाड़ी और मेलांचल में भी विदेशिया की रंग युक्तियों का आपने प्रयोग किया है। मैं चाहता हूँ कि वो युवा जो इस समय हमें देख रहे हैं और उन्हें नहीं पता है भिखारी ठाकुर या विदेशिया शैली के बारे में, थोड़ा सा कुछ उनके लिए बता। देखिए, भिखारी ठाकुर 20वीं शताब्दी के बिहार और हिंदी भाषी, भोजपुरी भाषी एक बड़े वर्ग के क्षेत्र के सांस्कृतिक महानायक थे। उन्होंने जो नाटक किए वो विशेष तौर पर स्त्री की पीड़ा को उन्होंने दर्ज किया अपने नाटकों में। ख़ास तौर पर छूट गई स्त्रियों का। समाज में वैसे भी स्त्रियां छूट जाती हैं, छूट गई रही हैं, और उसमें से भी ख़ास तौर पर जो छूट गई, जिनके पति कहीं चले गए, और भी बहुत सारे कारणों से स्त्रियों को जो दुख झेलने पड़ते हैं, उन दुखों की कथा कही है भिखारी ठाकुर ने अपने नाटकों में। विदेशिया उनका एक नाटक था जिसमें उसका पति बाहर चला जाता है, विदेश
कहते हैं अपने नगर से या अपने गांव से बाहर जाने को, सब कुछ विदेशी था। तो उसको वो इतना पॉपुलर हुआ, इतना लोकप्रिय हुआ कि भिखारी ठाकुर के शेष काम को भी लोग यही कहने लगे कि चलो विदेशिया देखने चलते। विदेशिया कोई शैली नहीं थी, शैली तो भिखारी ठाकुर की थी, जो उन्होंने कलकत्ता में, उड़ीसा में, इधर उधर जा करके जो प्रदर्शन देखे उसको अपने ढंग से ले आए और उसको रिक्रिएट किया, नए ढंग से रचा अपने लिए। तो उनकी जो रंग युक्तियाँ थीं वो हमारे पूरी की पूरी हमारे आधुनिक रंगमंच के लिए उपयोगी नहीं है, लेकिन उसमें से बहुत कुछ है जो उपयोगी है। तो उन रंग युक्तियों को लेकर के, है ना, उन रंग रूढ़ियों को लेकर के यह नाटक अमली लिखा गया, जिसमें आलेख के स्तर पर ही वो युक्तियाँ, वो डिवाइसेस सब डाले गए प्रयोग में। फिर माटी गाड़ी में भी ये काम हुआ, मैला आंचल में भी ये काम हुआ, और इस तरह से एक महान कवि और नाटककार जो लोक जीवन का था, उसकी विस्मृत होती चीज़ को, युक्तियों को लेकर के आधुनिक रंगमंच कैसे उपयोग कर सकता है, इसके लिए रास्ते खोजने की मैंने कोशिश की। उसके बाद के जो तीनों नाटक हैं, बटोही हो, ये धरती आबा हो, या रविन्द्रनाथ टैगोर की कहानी पर आधारित है दालिया, वो ये विदेशिया शैली पर नहीं है, ये म्यूजिकल प्लेज हैं, इसमें संगीत है, सब कुछ है, लेकिन ये बिल्कुल अलग है। अच्छा, जिस तरीके से आपने भिखारी ठाकुर के बारे में बताया और बाकी चीज़ें भी, ऐसा क्यों है कि जब हम रंगमंच की बात करते हैं, आधुनिक रंगमंच की बात करते हैं, तो पश्चिम की ओर देखते हैं? क्यों हम लोग अपने ही रंगमंच की बात हमारे यहाँ नहीं होती है? यही त्रासदी रही है आज़ादी के बाद। आज़ादी के बाद हमने जब अपना बहुत दुविधा में हमने अपना रंगमंच शुरू किया। जो पश्चिम का रंगमंच था नेचुरलिस्टिक रंगमंच था, जो जैसा है वैसा ही दिखा वो, जबकि हमारा रंगमंच वैसा नहीं था। हम नाट्य करते थे, हम नाट्य रचते थे। हम जैसे भिखारी ठाकुर कंधे पर लाठी रखते थे तो वो बंदूक हो जाती थी, लाठी को नीचे गिराते थे ज़मीन पर तो वो हल हो गई, उससे आप खेत जोत सकते हैं। तो पूरा का पूरा पूरी जो नाट्य शास्त्र की लोक धर्मी और नाट्य धर्मी परंपरा है, इसको समझे बिना हम रंगमंच करने लगे। पश्चिम में जो रंगमंच हो रहा था, यहाँ तक कि जो पश्चिम के रंगमंच की नकल में बना था, पारसी थिएटर का बहुत सारा हिस्सा, उसमें भी हमारा बहुत कुछ अपना था, भारतीय था। जो हमारा सबसे निकटतम अतीत है उसको भी हमने याद करना छोड़ दिया, है ना। तो ये हमारी दिक्कत थी ये, और लेकिन धीरे धीरे स्थितियां बदली हैं और अब वैसा नहीं है। तब भी अगर आप देखें तो हमारे यहाँ नाटककार जिन्होंने साहित्य को समृद्ध किया है, जिसकी लंबी परंपरा रही है, आज के समय में धीरे धीरे बहुत कम होते चले गए हैं। देखिए, उसके दो कारण हैं। एक तो ये कारण है कि नाटक लिखना थोड़ा तकनीकी कारण भी है अभी के हिसाब से, और दूसरा ये रहा कि हमारा, जैसा कि आपने कहा, हमारा रंगमंच ही समृद्ध नहीं था। हम पश्चिम की ओर देख रहे थे, तो पश्चिम की ओर जब हम देखेंगे, पश्चिम की जो रंग युक्ति है उसके सहारे हम प्रसाद को तो नहीं वंचित कर सकते। प्रसाद को इतने वर्षों तक इंतजार करना पड़ा कि कारणत आए और उनके नाटक स्कंदगुप्त का उद्धार करें। हमारी प्रयोगशाला ही उस योग्य नहीं थी कि जो हमारे बड़े नाटककार हुए हैं, जिन्होंने पश्चिम की प्रकृतिवादी नाट्य शैली में नाटक नहीं लिखा, नेचुरलिस्टिक जो पश्चिम का जो तौर तरीका था उसमें, अब अगर मान लीजिए कि प्रसाद कोई बड़े दृश्य की कल्पना करते हैं तो हूबहू आप उसको मंच पर कैसे लाइएगा? ठीक बात है। वो इसलिए कल्पना करते हैं कि वो भारतीय परंपरा को जान रहे हैं कि कैसे यह दृश्य रचा जा सकता है, लेकिन हमारी जो प्रयोगशाला थी वो इस योग्य नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे अब हम सक्षम हो रहे हैं, और लेकिन एक बड़े देश में, भारतीय जैसे विविध संस्कृतियों वाली, विविध परंपराओं वाले देश में नाटक के लिए जिस तरह का वातावरण चाहिए, जिस तरह के साधन और सुविधाएं चाहिए, वो नहीं है।
आप ही की किताब है रंग अरंग, इसमें आपके कुछ लेख हैं, कुछ संवाद हैं। उसमें मेरे इसी से कुछ सवाल हैं। हिंदी रंग परिदृश्य और नाट्य लेखन में आप लिखते हैं कि हिंदी साहित्य और रंगमंच की दुनिया में नाट्य लेखन गंभीर विमर्श की बाट जो रहा है। बिल्कुल। इसी में आगे आप लिखते हैं कि नाटक को केवल साहित्यिक मूल्यों की कसौटी पर नहीं परखा जा सकता, उसके रंग मूल्यों का भी उसके महत्व और उसकी सफलता में बराबर योगदान होता है। इन रंग मूल्यों को अर्जित करने के लिए ये आवश्यक नहीं कि नाटककार रंगकर्मी हो। बिल्कुल, यह ज़रूरी नहीं कि नाटक लिखने वाला रंगकर्म ही करे। रंगमंच की समझ होना और रंगकर्म करना दोनों दो चीज़ें है ना। और ये बिल्कुल है कि नाटक वही सफल हुआ है, नाटक वही बड़ा और महत्वपूर्ण हुआ है जिसमें साहित्यिक मूल्य भी हैं और रंग मूल्य भी है। रंग मूल्य जब मैं कह रहा हूँ तो उन्हीं थिएटर की डिवाइसेस की बात कर रहा हूँ कि मतलब उसको करने के लिए जो रंग निर्देशक और अभिनेता है उसकी जो कल्पना शक्ति है उसको खाद मिले, वह उर्वर हो और वह ज़्यादा से ज़्यादा कल्पना कर सके, सोच सके, जो साहित्य का बेसिक काम है। तो फिर ऐसा क्यों हुआ धीरे धीरे ऋषिकेश सुलभ साहब कि जो नाटक है वो निर्देशक सेंट्रिक होता चला गया? ये होता गया। अभिनय इसमें नाटककार हाशिए पर चला गया, अभिनेता हाशिए पर चले गए और सब कुछ निर्देशक के नाम से पहचाने जाने लगा। देखिए, रंगमंच निर्देशक का भी नहीं है और न नाटककार का है, रंगमंच अभिनेता का है। अंततः नाटककार को, रंग निर्देशक को सब कुछ अभिनेता को सौंपना होता है। अभिनेता की अपनी जो अभिनय क्षमता, कल्पनाशीलता जो है, उस कल्पनाशीलता पर अगर विश्वास नहीं होगा, क्या है, निर्देशक विश्वास नहीं करते हैं, निर्देशक विश्वास नहीं करते हैं। लाइट, ये वो 50 तरह की गिमिक्स के साथ नाटक हो रहे हैं। प्रकाश की ज़रूरत है, मैं ये मान रहा हूँ, आधुनिक समय है, बहुत सारी चीज़ें बदली हुई, लेकिन आप अपने अभिनेता पर भरोसा नहीं। अंततः अभिनेता का जो शरीर है वही एक बाजा है जिसको वो बजाता है, जिससे सारे सुर निकलते हैं नाटक के। हम उसी पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। यह रंगमंच की त्रासदी है, ट्रेजेडी है। जैसे जैसे अभिनेता रंगमंच पर ताकतवर होगा, रंगमंच की दुनिया बदलेगी। इस हिसाब से तो जो पाठ होगा वो भी दो तरीके का हो जाएगा। पाठ बदलता है, रोज नाटककार ने लिखा, निर्देशक ने अपने ढंग से समझा, अभिनेता अपने ढंग से समझा। अभिनेता जब मंचन कर रहा है और वही अभिनेता दूसरे दिन उसी रंगमंच पर मंचन कर रहा है तो पाठ बदल जाता है। यह नश्वरता ही नाटक की अमरता का रहस्य है। ठीक बात। इसी में रंग अरंग में आप एक जगह लिखते हैं, संस्कृति विरोधी है बिहार के राजनेता और नौकरशाह। आपने यहाँ पर बिहार के राजनेता और नौकरशाह, मैं आज भी अपनी इस बात पर कायम हूँ। अगर ऐसा नहीं होता तो जगदीश चंद्र माथुर द्वारा बनवाई गई प्रेमचंद रंगशाला वर्षों तक सीआरपीएफ के कब्जे में नहीं होती। उस कब्जे से छूटने के बाद भी उसकी, अभी आप जाकर व्यवस्था देखिए, उसकी कोई उचित व्यवस्था रख रखाव की नहीं है। बिहार में संगीत नाटक अकादमी का वर्षों से अध्यक्ष कोई नहीं है। कम से कम पटना जैसे शहर में जहाँ इतनी गतिविधियाँ हैं, कम से कम नाटक के लिए स्पेशली 5 अलग रंगशालाएँ होनी चाहिए, नहीं है। पटना सबसे ज़्यादा स्पंदित प्रादेशिक राजधानी है रंगमंच की दुनिया में। लंबा इतिहास रहा है उसका। लंबा इतिहास तो छोड़ दीजिए, वर्तमान की बात मैं कर रहा हूँ। कम से कम 50 से ज़्यादा सक्रिय नाट्य दल हैं। 300-400 के आसपास कलाकार हैं जो सिर्फ नुक्कड़ नाटक करते हैं। लगभग 100 के आसपास रंगकर्मी हैं जो सिर्फ रंगकर्म करके जीवन यापन कर रहे हैं, जैसे तैसे। और उस प्रदेश की सरकार संस्कृति विहीन सरकार है। उनके अधिकारियों को चाहिए ऐसे आर्टिस्ट जो उनके यहाँ बच्चा पैदा हो तो जाके सोहर गाएं। आपने इसके लिए प्रयास नहीं किया? एक लेखक की अपनी सीमा होती है। लेखक का काम, मैं मानता हूँ कि सिर्फ लिखना नहीं है, सामाजिक सक्रियता का हिस्सा बनना भी है। लेकिन इसका अर्थ ये भी नहीं है कि मैं लिखना पढ़ना छोड़कर बिहार सरकार को शिक्षित करने चलूँ, है ना। समय समय पर आंदोलन होते रहते हैं,
राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय एक ही है इस देश में, जबकि इस देश में कम से कम 20-25 होना चाहिए। कुछ अब इन लोगों ने अपने ब्रांचेस वो सेंटर्स खोले हैं, अगरतला में, सिक्किम में, बेंगलुरु में, और राज्य सरकारों को चाहिए कि वे नाट्य विद्यालय खोलें। इसके लिए भी हम लोगों ने आंदोलन चलाया, मैं उसका हिस्सा रहा हूँ। लेकिन मैं एक सूत्री कार्यक्रम बनाकर राज्य सरकार को शिक्षित करने और नहीं जा सकता। मैं मूलतः लेखक हूँ, लिखना मेरा काम है, और ये जो अंतर्द्वंद्व हैं इनको प्रकट करना लेखन से मेरा काम है। और जब कोई आंदोलन हो, कोई समय हो, तो उसमें जाकर अपनी सशरीर भागीदारी निभाना मेरा काम है। प्रेमचंद रंगशाला की मुक्ति के लिए जो आंदोलन चला उसमें मैं सक्रिय रहा, और भी बहुत सारे लोग हमारे मित्र सक्रिय थे सब। तो मेरे अकेले की कोशिश का कोई अर्थ नहीं है इसके लिए। इसका एक क्या कारण ये भी है कि बिहार सरकार से आपकी उतनी ज़्यादा छनती नहीं है, बनती नहीं है? सरकार से लेखक की छननी भी नहीं चाहिए। जिस लेखक की छनती है उसमें दाल में कुछ काला है। क्योंकि बिहार सरकार ने आपको अवार्ड दिया था, आपने मना कर दिया, लेकिन संगीत नाटक मिला तो आपने ले लिया। संगीत नाटक अकादमी बिहार सरकार ने नहीं दिया था। बिहार सरकार का अवार्ड वही बोला, राज्य ने दिया, नहीं लिया, मैंने अवार्ड लौटाते हुए कहा था कि आपका काम अवार्ड देना बाद में है, पहले है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, आधारभूत संरचना आप संस्कृति के लिए विकसित कीजिए, जो आप नहीं कर रहे हैं। इसलिए अवार्ड मैंने लौटाया था। क्योंकि अभी आपने खुद कहा कि आपके पास राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय एक ही है। हाँ, मैंने कहा था अवार्ड लौटाते हुए कि सरकार का काम, पहला काम है आधारभूत संरचना को विकसित करना, जो आप नहीं कर रहे हैं, आप कीजिए। हम सब आपके को सहयोग करने को तैयार हैं। इसका एक अर्थ ये भी गया कि सरकार, बिहार स्टेट से तो आपकी नाराज़गी है, जब सेंटर ने आपको दिया तो यानी वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, बेहतर है। सेंटर ने आपके पास संगीत नाटक अकादमी है, बिहार की संगीत नाटक अकादमी अमृत है, आपके पास राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय हैं। अच्छा या बुरा उसके कुछ सेंटर्स हैं, कुछ गतिविधियां होती है। सवाल ये है कि विरोध का अर्थ सब चीज़ का विरोध करना नहीं होता है ना। विरोध करके भी मेरी कोशिश थी कि लोगों की नज़र में ये बात जाए कि बिहार में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अवार्ड लौटाने के पीछे मेरी मंशा ये थी। ये अवार्ड ले करके ही मैं क्या कर लेता? अवार्ड ले करके कुछ हज़ार रुपये मैं ले करके या कुछ लाख रुपये ले करके मैं निजी रूप से लाभान्वित हो जाऊं, और यह उस समय इसकी भयंकर चर्चा हुई, चारों तरफ चर्चा हुई। उसके बाद जो है सो नाट्य विद्यालय खोलने के लिए छात्र बिहार के रंगकर्मी एकत्र हुए। एक सप्ताह तक लगातार प्रेमचंद रंगशाला के परिसर में आंदोलन चला। अब उसका रिजल्ट क्या आता है ये मेरे वश में नहीं है। एक और चर्चा हुई जब आप एक अखबार के एक कार्यक्रम में आपको जाना था। बहुत सारे लोगों ने, देश में उस समय एक प्रकरण हुआ था जम्मू कश्मीर का, और तमाम लेखकों ने जाने से मना कर दिया, लेकिन आप उस मंच पर गए थे। हाँ, उसका किस्सा कुछ दूसरा है। जिस समय उस अखबार का निमंत्रण आया, मुझे मालूम था कि इस अखबार की संबद्धता कहाँ है और कैसे, तब मैंने स्वीकार किया। कोई फरेब नहीं था मेरे सामने। मैं जानता था कि यह अखबार किन लोगों से जुड़ा हुआ है, और मैं सिर्फ इसलिए जा रहा था कि मैं अपनी बात कहूँगा। कार्यक्रम से एक दिन पहले तमाम लोग भोज पर आमंत्रित थे, तमाम लोग गए, सबने भोजन किया। अभी वो भोजन पचा नहीं था कि सुबह लोगों ने कहा कि हम नहीं जाएंगे। रात को जब आप भोजन कर रहे थे तो भी आपको पता था कि आपको कल कहाँ जाना है और आप किसका अन्न खा रहे हैं। उस समय आपकी क्रांति का ये एक तरह का फरेब है ना। एक व्यक्ति ने, आप जाइए, आप जा करके अपनी बात के, मैं तो गया, और कार्यक्रम के आरंभ में अगर उसकी रिकॉर्डिंग आप उपलब्ध, 10 मिनट तक मैंने उस अखबार को डांटा और मैंने कहा कि भविष्य में आप बंद हो जाएंगे। सत्ता आपका चाहे जितना साथ दे, लोग आपको पढ़ना बंद कर देंगे। आपने कुकर्म किया है, ये मैंने उनके मंच से कहा। और मैं इसलिए भी गया
कि मैं उन लोगों की भी पोल खोलूं जो रात को भोजन कर रहे हैं और वो भोजन पचा हुआ नहीं है और सुबह आप जो है सो तमाशा बतियाते हैं। रात को नहीं पता था आपको कि आप किस अखबार में जा रहे हैं। वहाँ तो आपने स्टैंड लिया, लेकिन आम तौर पर एक धारणा ये है जो कि आप ही के इर्द गिर्द ये लोग कहते भी हैं और चलता भी है कि ऋषिकेश दुर्लभ स्टैंड लेने से बचते हैं। स्टैंड लेने का अर्थ क्या है, पहले मुझे ये बताएं आप। किसी व्यक्ति के साथ खड़ा होना हो या उसके खिलाफ बोलना हो जैसे तो नहीं बोलेंगे। जैसे मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ किसी नहीं का। नहीं, मैं नाम लूंगा ना, आप नाम लेंगे तो मैं नाम लूंगा। सवाल ये है कि हम बहुत वाचाल समय में जी रहे हैं, दृश्य बहुल और शब्द बहुल ये समय है। हर आदमी बोल रहा है, आप न चाहते हुए आपकी आंखों के सामने दुनिया भर के दृश्य आ रहे हैं जिनको आप न देखना चाह रहे हैं। जो आप वैसे शब्द सुन रहे हैं जो आपके जीवन को असुंदर, अशोभनीय, त्रासद बना रहा है। जो शब्द वो आपके कान में 24 घंटे, तो आप किसी को रोक नहीं सकते, है ना। स्टैंड लेने का अर्थ ये होता है कि जीवन में जो भी प्रतिरोधी ताकतें हैं, जो भी वंचित है, उसके पक्ष में वो लेखक खड़ा है कि नहीं। उसके पक्ष में कितने लोग हैं लेखकों में जिन्होंने जुलूसों में भाग लिया है और उस जुलूस में जिसमें पुलिस की लाठी चली है, इस प्रेमचंद रंगशाला को, पटना के प्रेमचंद रंगशाला से सीआरपीएफ निकालने के लिए मैं उस सभा का अध्यक्ष, सबसे युवा अध्यक्ष रहा हूं जिसमें नेमी चंद जैन, बाबा कारंत जिसमें भाग जिन्होंने लिया है। प्रवीण बसंत के हत्यारे कहानी में जिसकी हत्या होती है, उस प्रवीण की हत्या के बाद पटना के प्रमुख चौराहे पर पुलिस के घेरे में मैंने भाषण दिया है। अब क्या चाहते हैं कि जो लोग जहां मन करता है वहीं एक गाल खा लेते हैं, है ना। और फिर उसके बाद आपको मालूम है कि जिस साहित्य अकादमी के पुरस्कार लौटाए गए, मैं पुरस्कार लौटाने को बुरा नहीं मानता, मैं उसके पक्ष में हूँ। उस पुरस्कार लौटाने वाले लेखकों ने साहित्य अकादमी को पत्र लिखकर कहा कि मुझे इस किताब का संपादन दे दीजिए, मुझे इतना पैसा दीजिए। एक कवि दिवंगत हो गए, उन्होंने तुरंत साहित्य अकादमी से मदद ली। दूसरे जो अभी जीवित हैं उन्होंने मदद ली। क्या आप शॉर्ट टेम्पर्ड हैं? हो सकता है हो सकता हूँ, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि मैं सच तक पहुँचूँ। किसके सच तक? जिस बात पे मैं नाराज़ हो रहा हूँ हाँ, मैं कोशिश करता हूँ, मैं उसको छोड़ नहीं देता। अपने गुस्से को, अपनी नाराज़गी को उस तरह नहीं ढोता, उसको ढोता हूँ दूसरे तरह से। मैं सच तक जाना चाहता हूँ। मैं माफ़ी मांग सकता हूँ, सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांग सकता हूँ। एक चीज़ ये भी है कि आप अपनी आलोचना सुन नहीं पाते हैं, क्रिटिकल हो जाने से नाराज़ हो जाते हैं। क्रिटिकल होने से नाराज़ तो नहीं होता, मैं चाहता हूँ बात करना, बहस करना, जजमेंटल होना नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता कि आप मेरे ऊपर जजमेंटल हों, किसी और के ऊपर। आप मुझसे बात करें, मुझसे बहस करें, मुझसे तर्क करें, अपने अनुभव को, मेरे साथ जो आपके बुरे अनुभव हैं उसको साझा करें, और तब आप अपनी आलोचना पर दृढ़ हों। जैसे आपकी कृति की ही अगर आलोचना हो जाए तो भी आपको खराब लगता है? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ है। एक भी उदाहरण आप नहीं दे सकते, एक भी उदाहरण नहीं दे। जैसे इसी संगत में जब हम शुरू में बात कर रहे थे, आपने कहा कि आज के आलोचक वो खोजने का प्रयास करते हैं जो उसमें नहीं है, उनको आलोचना नहीं आती है, वगैरह वगैरह, है ना। ये मैंने जनरल बात कही और सिर्फ अपनी बात नहीं कही, ये मैंने अपने उपन्यास को लेकर नहीं कहा। जैसे ही ये उपन्यास आया अग्निलीक, पहला लेख आया राकेश बिहारी का, है ना। पढ़ा मैंने, हाँ पढ़ा होगा, पढ़ा मैंने, हाँ। उस लेख के बाद कुछ नहीं बचता है इस उपन्यास में, कुछ नहीं बचता है। और आपको मालूम ना हो शायद कि राकेश से मेरे बहुत आत्मीय और पारिवारिक संबंध रहे,
घर राकेश मेरे घर आना, राकेश को बहुत प्यार करता हूँ आज भी मैं। उनको उन लोगों में मानता हूँ जो अच्छी तैयारी के साथ पुस्तक के पास जाते हैं। राकेश परेशान थे। राकेश, मैंने उसको फेसबुक पर शेयर कर लिया। आपने शेयर कर लिया सर, मैंने तो इतनी तो फिर राकेश का फ़ोन आया कि आप परेशान नहीं हैं इससे। हमने कहा बिल्कुल नहीं हूँ। तुम क्यों ऐसा सोच रहे हो कि मैं परेशान होऊंगा या तुमसे? आज भी राकेश से मेरे पास जो संबंध थे वो है, राकेश की अपनी समझ है। मैं जानता हूँ कि इस उपन्यास की आलोचना अंततः राकेश को ही डैमेज करेगी, उनकी समझ पर सवाल उठेंगे। रेणु जी के उपन्यास मैला आंचल पर मैं अपनी तुलना नहीं कर रहा, ऐसा ना समझें आप। रामविलास शर्मा ने लिखा, आज उस आलोचना की थू होती है हिंदी साहित्य में, और रामविलास शर्मा की आलोचना से रेणु नहीं रुके। रेणु को जो बनना था बन गए। उसी के बाद श्यामलाल का अंग्रेजी में लेख आता है, नलिन विलोचन शर्मा का लेख आता है, और रेणु का मैला आंचल बन जाता है। आज तक हम सब दीवाने हैं उसके। कहाँ गए रामविलास शर्मा? इसलिए लेखक को कभी अपनी आलोचना से परेशान नहीं होना चाहिए। एक और कंट्रोवर्सी हुई थी आपके साथ, और वो थी जब नाटक छपता है तो किसका है। आपका कहना था कि वो जो लिखता है नाटककार उसका है, उस पर निर्देशक का नाम क्यों जाए? वैसे इस प्रकरण को मैं विस्मृत कर चुका हूँ, इसका कोई अर्थ नहीं है अब मेरे जीवन में। इसको अगर हटा दें, बस इतना, अगर ये जवाब भी आप मुझे मिल जाए कि नाटक जब छपता है तो किसका नाम जाना चाहिए? जाहिरन उस पर लेखक का नाम जाना चाहिए, नाटककार का नाम ही नाटक पर जाना चाहिए। और अगर निर्देशक के साथ मिलकर लिख रहा है वो, तो दोनों का नाम जाना चाहिए। क्योंकि निर्देशक तो पाठ में अपने अनुसार, रंगमंच के अनुसार उसमें बदलाव करता ही है। तो उस पाठ पे उसका नाम जाना चाहिए। अगर वो बदलाव करता है तो उस पाठ पे उसका नाम जाना चाहिए। अगर वो बदलाव करता है तो लिखे जाने के बाद वो बदलाव करता है और लेखक की सहमति है इससे, लेखक की सहमत है इस बात से कि हाँ हम दोनों मिलकर इसको रच रहे हैं, तो दोनों का जाना चाहिए। क्योंकि उसमें तो बहुत ज़्यादा वो हुआ था, आपने कहा था कि नहीं मेरा वो मामला बिल्कुल अलग था, वो प्रकरण बिल्कुल अलग था। उसके कई मतलब उसके दरवाजे और खिड़कियां थे, जो यहाँ संभवतः उतनी लंबी बातचीत संभव नहीं है। अब बिना लंबी बातचीत के हम सही जगह नहीं पहुँच सकते। आपके इस पूरे लेखन यात्रा में आपकी साथी का बहुत ज़्यादा योगदान रहा। देखिए ये होता है बिल्कुल, पत्नी अगर आपका शुद्ध पत्नी है आपकी, मतलब भोजन बना के दे दिया, बिस्तर पर आपके साथ सो गई, आपके लिए बच्चे पैदा कर दिया, तो एक अलग बात है। और पत्नी आपकी संगिनी है। अगर आप उसके साथ उसका प्रेम का रिश्ता है तो बिना उसके आपकी सृजनात्मकता की राह तय नहीं हो सकती। आपको तो प्रेम विवाह ही हुआ था। इसे राह से ना रहने दें। एक विवाह में तो मिले थे, किसी दूसरे के विवाह में मिले थे। मतलब वही। आपने लगता है पर्याप्त शोध किया है, लेकिन विवाह अरेंज ही था। लेकिन ठीक था, वो उस समय के हिसाब से जितना भर संभव था वो था, और उस परिवेश की जिस वातावरण से हम लोग आते थे वही बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण था। क्या अपने पर्सनल रिश्तों में भी आप लिबरल हैं? अब ये मैं कैसे कहूँ, ये तो आपको मुझे तीनों बेटियों से पूछना पड़ेगा, पत्नी से पूछना पड़ेगा। मैं ये मान के चलता हूँ, मैं 3 बेटियों का पिता हूँ, तो मैंने शुरू में ये तय किया कि सबको अपना अपना जीवन जीना है। मैं अपना जीवन जी रहा हूँ, आप सब अपना, हम सब एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे जहाँ ज़रूरत पड़ेगी। आपको क्या पढ़ना है ये आपको तय करना होगा। आप कहीं उलझेंगे, कुछ पूछेंगे तो अपनी समझ से मैं बता दूंगा। आपके लिए मैं अगर वर खोजने निकलूं तो मुझसे ज़्यादा अभागा पिता कोई नहीं होगा। तो आप अपने लिए आप वर तलाश कर लें। न तलाश करेंगी तो मैं तलाश नहीं कर लें। अगर आप कहीं प्रेम करती हैं, विवाह करती हैं, तो मुझसे ज़्यादा भाग्यशाली पिता कोई नहीं होगा।
और ऐसा अगर नहीं होता है तो पहले मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ, आपके लिए खोज वो मेरे लिए दुखद होगा। मैं अभागा पिता होऊंगा कि मैं आपके लिए पुरुष खोजने निकलूं। आप अपने लिए स्वयं पुरुष का वर्ण करें। ये बेटियों से सीधा मेरा संवाद रहा है इस पर। अब पत्नी का जहाँ तक मामला है तो एक प्रेमिका जो पत्नी भी हो उससे कैसे खट्टे मीठे संबंध होते हैं ये वैवाहिक लोगों से आप पूछ सकते हैं। वैसा ही है, कुछ उसमें विशिष्ट नहीं है, कुछ नया नहीं है, कुछ बहुत उत्तेजक ऐसा नहीं है जिसको बताया जा सके, लेकिन बहुत प्रिय है मुझे, बहुत अच्छा है, बहुत सुकूनदायी है। चलिए, एक OTT प्लेटफॉर्म की वेब सीरीज़ पे आपने काम किया, बहुत समय बाद अभिनय किया, मुख्यमंत्री बने और कई बार स्क्रीन पर आए, संभवतः 3 बार स्क्रीन पर आए। सामने संजय मिश्रा भी आए आपके। कैसा अनुभव रहा जुम्मन मियाँ के बाद? देखिए, न पूछते तो बेहतर था। बहुत अच्छा अनुभव नहीं रहा। थिएटर बिल्कुल अलग चीज़ है, फिल्म और ये माध्यम बिल्कुल अलग चीज़ है। इसमें बिल्कुल अलग है इसमें जितना सब, और मैं नहीं करना चाहता था। बच्चों का दबाव था, ये सब थिएटर के जो बच्चे हैं उनका दबाव था। अविनाश चंद्र दास जो अविनाश कुमार दास जो हैं वो मेरे लिए बच्चे की तरह हैं, बहुत प्रिय हैं, उनका बहुत दबाव था, तो इसलिए मैंने वो किया। और संजय मिश्रा के पिताजी जो शंभुनाथ मिश्र जी, वो मेरे सीनियर थे बहुत, उनको भैया कहता था मैं। तो संजय के साथ होना 2-3 दिन या 4 दिन जो भी रहा, बड़े अच्छे अनुभव। बहुत अच्छा मनुष्य हैं, अभिनेता तो हैं ही, आप सब जानते हैं। तो ठीक ही अनुभव रहा, कोई बहुत ऐसा उत्तेजक अनुभव नहीं रहा जिसको मैं अपनी स्मृति में दर्ज करके रखूं। चलिए, फिर करना चाहेंगे? नहीं। चलिए, अंतिम सवाल, ऐसा कोई काम जो आप करना चाहते थे, कर नहीं पाए और करना चाहते हैं? मैं बहुत कुछ तो किया, मैं पूरा भारत घूमना चाहता था, लेकिन वैसी आर्थिक स्थिति या नौकरी ये सब कुछ मिला जुला के ऐसा था कि बहुत ज़्यादा शुरू में नहीं घूम पाया। बाद में बहुत घूमा, मैं अधिकतर जगह घूमा, लेकिन बहुत कुछ बाकी है। ये देश इतना विशाल है, इतनी विविधताओं से भरा हुआ है कि मन ललचते रहता है यात्रा पर निकलने के लिए। और मैं अपने को लेखक कम मानता हूँ, यायावर ज़्यादा मानता हूँ। फिर तो यायावर पर अगले अलग से बात भी होनी चाहिए आपके साथ। जी, फिर कभी। चलिए, बहुत शुक्रिया। आपने संगत, कुछ कह रहे थे आप? नहीं, मैं आपको आभार आपके प्रति प्रकट कर रहा था, आप सबके प्रति, संगत के प्रति, हिंदवी के प्रति और अपने तमाम सुनने वालों। बहुत शुक्रिया संगत के लिए समय दिया। ये लेखक की एनेटमी बहुत जटिल होती है। लिखना केवल लेखक नहीं बनाता, पत्रकार भी लिखता है। इसको कहता हूँ कि अगर एक आध लोगों को छोड़ दीजिए, इसराइल वगैरह को, तो मजदूरों पर मुझसे बड़ी अथॉरिटी नहीं मिलेगा आपको हिंदी लेखन में। मुश्किल तो सारी ये है ना कि समाज के पास किसी का हल नहीं है, किसी बात का, किसी समस्या का हल नहीं है। आप भाषण सुन लीजिए, आप नीतियाँ बनवा लीजिए, नैतिकता पर प्रवचन सुन लीजिए। तो मुझे जीवन भी वो आकर्षित करता है जिसमें निराशा, दुख, गरीबी, भूख, कमजोरी, उसने मुझे हमेशा आकर्षित किया है। या मुझे लगा ये सब PhD कराना और PhD कराने वाले प्रोफेसर से ज़्यादा तो मैं जानता हूँ। हमको तो सिर्फ लेखक मेरे पाठकों ने बनाया। मैं सर से पांव तक अगर किसी का ऋणी हूँ तो अपने पाठकों का।